का इस जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी, इसका जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है हमारी सोच से ज़्यादा। और जो हमें प्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली, जो हम पढ़ते हैं अखबारों के अंदर, बुक्स के अंदर, टीवी में देखते हैं एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हुए हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं इस टॉपिक के ऊपर जाऊं कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, मैं उसकी एडवोकेसी करूं या उसके अगेंस्ट बोलूं या उसके फ़वाइद बताऊं या उसको एक्सप्लेन करूं हाउ इट वर्क्स, इससे पहले हमें कुछ और बेसिक्स भी समझना ज़रूरी है। उसके बगैर जो है आपका माइंड कन्फ्यूज़ हो जाएगा। पहले ये भी समझना ज़रूरी है कि कोई भी नॉलेज किस तरह बिहेव करती है, कोई सब्जेक्ट, हमने इस पर पहले भी बात की है व्हाट इज़ नॉलेज के लेक्चर के अंदर, लेकिन मैं इसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से आज बयान करूँगा। देखिए, दुनिया में जब से दुनिया आबाद है, इंसान है, ये हमें भी सबको पता है, इंसान फर्स्ट डे से, कि फर्स्ट डे से इंसान के पास वो सारी नॉलेजेस थी जो आज हमारे पास है, नहीं थी, कॉमन सेंस। तो इसका मतलब वो सब पैसेज ऑफ टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान को समझ में आने लगी। तो आप लोगों से एक सवाल है कि हैव यू एवर वंडर्ड, कभी सोचा है आपने कि वो पहले कौन सा नॉलेज सब्जेक्ट मैटर था, सब्जेक्ट था या नॉलेज बेस थी जो इंसान ने जिस पे गौर करना शुरू किया, जिससे उसने फ़ायदा उठाना शुरू किया। एंड टू योर अमेजमेंट, ये मैं बहुत सारे आपको हैरत अंगेज फैक्ट्स बताऊंगा पहले। टू योर अमेजमेंट, एस्ट्रोलॉजी दुनिया में सबसे कदीम नॉलेज मानी जाती है, सबसे पुराना इल्म। यानी कि इंसान अगर पहले किसी इल्म को समझने की सलाहियत उसने डेवलप की तो एस्ट्रोलॉजी थी। कैसे? इमेजिन करें, ये कोई मिट्टी के सीमेंट के घर नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, सब आप ज़मीन पे सादा केव्स में रह रहे हैं, गारों में रह रहे हैं, जंगलों में रह रहे हैं, पोल्यूशन कोई नहीं है, आवाज़ शोर कोई नहीं है, लाइट्स कोई नहीं है, तो आसमान कितना ब्राइट एंड क्लियर होगा। जिन लोगों ने स्टार गेजिंग किया, आप लोगों में से कुछ को मैं जानता हूँ कि वसीम ने की, उनको आइडिया होगा जब आप ऐसे माहौल में जाते हैं जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से पाक होता है तो स्काई कितना क्लियर नज़र आता है। तो वो लोगों के पास टाइम भी बहुत होता था, फरागत भी बहुत होती थी, शोर शराबा, कोई एंगेजमेंट, तो वो लोग स्टार्स की मूवमेंट पे गौर करते थे। वहाँ से ये कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी का डेवलप हुआ। तो इतना पुराना इल्म है। जो हमारे पास रिटन हिस्ट्री है, जो मटेरियल साइंस की नॉलेज है, उसके मुताबिक जो कैलकुलेशंस हैं, तो उसमें साइंटिस्ट ये कहते हैं कि बेबीलोनियन एम्पायर जो गुजरा है तकरीबन आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले, आइए प्लीज़, उस बेबीलोनियन एम्पायर में से जो है एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत हुई। बेबीलोनियन एम्पायर के अंदर लोग थे जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को, सलमान, मुइज़, चेयर्स और मंगवा लीजिए, शायद कम ना पड़े। तो एक तो इसका ये हैरत अंगेज आपको फैक्ट पता चला आज कि एस्ट्रोलॉजी जिस तरह हम देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये इस नॉलेज से बहुत ज़्यादा आगे की और बहुत पुराना इल्म है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये बिहेव किस तरह करता है मैं बता रहा हूँ, क्यों करता है, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। जब मुझे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुई, मैं भी एक आम इंसान की तरह था कि ये सब 2 नंबर बातें होती हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये कौन कैसे पता चलता है, कि कैसे मैं सितारों को देख के बता दूँ ये हफ्ता कैसा रहेगा। बट द रीज़न वाई इट कॉट माई इंटरेस्ट, मेरे इसमें इंटरेस्ट क्यों डेवलप हुआ जब मैंने इसको समझना शुरू किया, 2 पॉइंट। एक तो मैंने देखा कि जितने भी ये सबसे पुरानी नॉलेज है, तो सबसे पुरानी क्यों है, ये ऐसा क्या है इसमें जो हर इंसान, हर दौर का इंसान इस पर गौर कर रहा है, और समथिंग इज़ देयर। कोई चीज़ इतनी पुरानी है और कैरी ऑन कर रही है, अब तक कोई नॉलेज कैरी ऑन नहीं कर रही इतने अरसे तक, सिवाय वाई दिस, समथिंग इज़ देयर टू बी अंडरस्टूड। तो मैंने इसको खोजना शुरू किया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैंने दुनिया के हिस्ट्री के ग्रेड्स को पढ़ा, और ग्रेड की डेफिनेशन फिर मेरी अलग है, आम लोग जो ग्रेड को देखते हैं मैं उस तरह नहीं देखता। ग्रेड का मतलब ग्रेट साइंटिस्ट नहीं, ग्रेट इन्वेंटर नहीं, अ पर्सन हु वॉज, ऐसा इंसान जो दुनिया में बहुत सारे उलूम पे दस्तरस रखते थे, उनको अंडरस्टैंडिंग के बहुत हायर लेवल्स थे, जिनको हम औलिया इन जनरल कहते हैं। लेकिन सिर्फ औलिया भी नहीं, ग्रेट फ़िलासफ़र्स जो गुजरे हैं, ग्रेट मिस्टिक्स जो गुजरे हैं, इस टाइप के लोग, जैसे सॉक्रेट्स है, एरिस्टोटल है, फिर जाबिर बिन हय्यान है, उमर ग्रेट मैथमेटिशियंस गुजरे हैं, या हम इब्न अरबी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, इस टाइप के पर्सनैलिटीज़ को स्टडी करते हैं, और मॉडर्न डे एस्ट्रोलॉजर्स को स्टडी करते हैं। जब इस टाइप के ग्रेड्स को, मिस्टिक्स को मैंने स्टडी करना शुरू किया, तो उन सब में एक चीज़ मुझे कॉमन मिली, दे ऑल न्यू एस्ट्रोलॉजी। इनफैक्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे थे जो कॉमन थे उन सब में, वो सब इन सारे ग्रेट लोगों को 2 उलूम पे दस्तरस हमेशा हासिल मैंने पाया हिस्ट्री में रही थी, एक फ़िलासफ़ी और एक एस्ट्रोलॉजी। तो इस बात ने भी मेरी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कैच की कि यार ऐसा क्या है कि हर ऐसा इंसान जिसको हिस्ट्री ग्रेट मान रही है उसको एस्ट्रोलॉजी आती है, और हम तो कह रहे हैं एस्ट्रोलॉजी 2 नंबर चीज़ है यहाँ पे। इस पर आप स्टडी करोगे तो ये हफ्ता कैसा रहेगा, और ये सब जो हमने भी।
दो चीज़ें मुझे कैच की। तीसरी चीज़ उसकी अनयूजुअल एस्ट्रोलॉजी की जो जिस तरह ये बिहेव करती है वो ये कि इसकी दो साइड्स हैं। किसी भी सब्जेक्ट के रुख होते हैं उसको देखने के, तो एस्ट्रोलॉजी के भी दो एस्पेक्ट हैं। एक को हम कहते हैं प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, प्रिडिक्शन जहाँ करते हैं एस्ट्रोलॉजी, जो आप आम फहम में देखते हैं न्यूज़पेपर्स में और इधर उधर कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा, फ्यूचर के मामलात कैसे रहेंगे, इस हफ्ते आप कोई डिसीजन लें ना लें, कारोबारी काम करें ना करें, अपने जो है वो क्या कहते हैं स्पाउस या बेटर हाफ से किस तरह के रिलेशनशिप रहेंगे, ये सारा जो हम इसको कहते हैं प्रिडिक्टिव साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये प्रिडिक्शन देती है क्या होने वाला है, फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो क्या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी इसी तरह बिहेव करती? नहीं, मैंने बताया एक दूसरी साइड भी उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो डिटेलिंग करती है। आप अगर इन सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए, जो भी उसका प्रोसेस है वो हम बाद में बात करेंगे, तो उस सर्कमस्टेंसेस के अंदर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। ये आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, ये वीकनेसेस हैं। कौन कौन से वीकनेसेस हैं आपके, वो अभी हम बात करेंगे कि 3 रुख अलग होते हैं एस्ट्रोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के या इसको यूज़ करने के। एक तो ये मुझे हैरत अंगेज चीज़ें लगी, ये सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करती, ये डिटेल भी देती है और सबसे पुरानी नॉलेज है। ऐसा क्या था कि पुराने लोग इस पर इतना गौर करते थे। अच्छा, और फिर जब मैंने नॉलेजेस पढ़ी तो चौथी जो इम्पोर्टेंट और हैरत अंगेज बात मुझे इसमें समझ में आई कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे सही कमांड ले लें, सही कमांड से मेरी मुराद एक तो एस्ट्रोलॉजी की कमर्शियल साइड है, जिसको मैं कह रहा हूँ प्रेडिक्टिव साइड है, अपेरेंट साइड है, मटेरियल साइंस की साइड है, एक इसकी एसोट्रिक या डिस्क्रिप्टिव या हायर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली साइड भी है। अगर आप उस लेवल तक इसको अंडरस्टैंड कर लें, ये वाहिद इल्म नज़र आया मुझे जो इस वक्त इंसानी अक्ल में समा सकता है, अक्ल में, रूह में नहीं, ये भी क्लियर करता चलूँ, जो आपको यूनिवर्स के सीक्रेट्स बता सकता है। सही बता सकता है, इसका मकसद सीक्रेट बताना नहीं है, ये क्लियर कर लीजिए। हम लोग हर चीज़, अच्छा अब ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे समझ में आया, आपको भी मैंने बता दिए। हमारा माइंड क्या देखता है, लॉजिकल माइंड क्या देखता है, वो बेनिफिट ढूंढता है, क्योंकि वो नफ्स के ज़ेर असर होता है, हम पहले भी बात कर चुके हैं। वो लॉजिकल चीज़ प्लेन के ऊपर अपने फ़ायदे देखता है। यार मुझे ये गिलास मिला, मुझे इससे फ़ायदा क्या मिल सकता है, मुझे ये नॉलेज मिली, मुझे इससे फ़ायदा क्या मिल सकता है, मैं इंग्लिश सीख गया हूँ, मैं कितने अच्छे लोगों से बात करके अपने फ़ायदे उठा सकता हूँ। तो हम हर नॉलेज से बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन जनरल हमारी अप्रोच ये है। तो हम एस्ट्रोलॉजी से भी फ़ायदे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कोई इल्म जो है सिर्फ फ़ायदे हासिल करने के लिए होता है? नहीं। इसलिए मैंने कहा हम एस्ट्रोलॉजी को जब भी प्रिज्यूम करते हैं या उसकी तरफ बढ़ते हैं या सुना है हमने जो भी उसके बारे में, तो हमारा लॉजिकल माइंड फ़ौरन से ये बात डिड्यूस करने की कोशिश करता है कि एस्ट्रोलॉजी से मैं सीक्रेट्स मालूम कर लूँ। अच्छा जी, मैं एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ, मैं इनकी जो है पर्सनैलिटी के राज जान लूँ और फिर इनको तंग करूँ, ब्लैकमेल करूँ, मजाक करूँ, उनको इरिटेट करूँ, जो भी मेरा उसका पर्पज़ हो, वो अलग बात है। लेकिन हम उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इल्म बेनिफिट देने के लिए होता है लॉजिकल प्लेन पे, लेकिन क्या सिर्फ बेनिफिट देने के लिए होता है? नहीं। अच्छा चलें, बेनिफिट देने के लिए होता है, इल्म से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या मिल सकता है इंसान को, कि वो इल्म जो है अपनी ज़ात पे अप्लाई करे। हम वो नहीं करते, हम अपनी उसको लर्न करके दूसरों की ज़ात पे तंग करने के लिए, मुस्तफ़ीद या फ़ायदे उठाने के लिए उसको अप्लाई करें। तो एस्ट्रोलॉजी का भी एक पर्सपेक्टिव ये है जो उसकी हायर साइड है, कि अगर आपको ये इल्म आ जाए तो आप इससे बहुत कुछ अपनी ज़ात के बारे में जान सकते हैं, और यही इसका बेस्ट यूज़ मुझे समझ में आया अब तक इतने सब कुछ पढ़ने के बाद। अच्छा, अब इसकी दलील है उसके फेवर में और उसके अगेंस्ट। अब हम बात करते हैं आगे कि ये एस्ट्रोलॉजी का जो एसेंस है, उसका जो मकसद है वो क्या है, वाई दिस सब्जेक्ट मैटर या ये दिस टॉपिक या दिस नॉलेज एग्जिस्ट। दूसरा ये कि फिर आपको ये प्रॉब्लम होगी, अच्छा जी आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, हम तो बचपन से रिलीजन में कुछ और सुनते हैं, फिर मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव पे भी इसकी बात कर लूँगा, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंसेस भी दे दूँगा, कुरान की आयतें भी आपको दे दूँगा, रेफरेंसेस भी दे दूँगा कि क्यों किस तरह देखें, ये सब पे बात करेंगे बात। तो इन अ नटशेल एस्ट्रोलॉजी है क्या, अब हम इस पर बात कर लेते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी है क्या, ये जानने से भी पहले आपको इसके मैकेनिज़्म का कानून पता होना चाहिए, वरना आप कन्विंस नहीं होंगे कि जी ठीक है आपकी बात सुन ली, लेकिन ये काम किससे, हम नहीं मान रहे हैं, कैसे हो सकता है। मैं इसकी सिंपल मिसाल से स्टार्ट करता हूँ। फ़र्ज़ करें आप बाहर निकले और बहुत तेज़ धूप पड़ रही और आप 15-20 मिनट धूप में खड़े हुए, आपको पसीने आने लगे, बर्न होने लगे आप और 1.5-2 घंटे खड़े रहे तो आपको सन स्ट्रोक होने लगा और आप एग्जॉस्ट, डिहाइड्रेट होने लगे। तो फ़र्ज़ करें अली नाम है ना, मैं अली से मैंने पूछा कि अली भाई ये आप डिहाइड्रेट क्यों हो गए, तो आप क्या कहेंगे? पसीने क्यों आए आपको?
गर्मी क्यों लग रही थी आपको? धूप पड़ रही थी। धूप क्यों पड़ रही थी? सूरज की वजह से। सूरज क्यों धूप निकाल रहा था? क्योंकि उसमें क्या है, उसका न्यूट्रॉन हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है उसके अंदर सारे हाइड्रोजन बॉम्ब फट रहे हैं और उससे हीट निकल रही है। हीट जो है वो रेडियो एक्टिव वेव निकाल रही है और हीट जनरेट कर रही है, उसकी रेज आप तक आ रही हैं, उसकी वजह से आपको गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, आपकी बॉडी हीट हो रही है, देयर फॉर यू गॉट डिहाइड्रेटेड। सही है। अगर इस सारे प्रोसेस को मैं एक जुमले में कहूँ, आप डिहाइड्रेट इसलिए हुए क्योंकि सन के इफेक्ट्स आपके ऊपर आए थे। एम आई रॉन्ग? नो, आई एम सेइंग इट राइट। मैं इसको बड़ा शॉर्ट और सिंपल फॉर्म में आप समझते हैं इस प्रोसेस को। तो सूरज के इफेक्ट्स आपके ऊपर आए इसलिए आप डिहाइड्रेट हो गए। अब इस बात को साइड में रख दीजिए। हम जब आंख उठा के देखते हैं आसमान की तरफ तो कितनी क्या क्या हमें नज़र आता है? स्टार्स नज़र आते हैं। तो क्या स्पेस के अंदर, आसमान के अंदर, ये एक ही टाइप की एंटिटीज़ हैं स्टार्स? 3 टाइप की एंटिटीज़ पाई जाती हैं, प्लैनेट, स्टार्स एंड कॉमेट्स। बेसिकली कॉमेट्स भी ब्रोकन प्लैनेट्स होते हैं। अगर हम पुट इट टू द नैरो पर्सपेक्टिव, 2 टाइप की चीज़ें हमें आसमान पे मिलती हैं, सितारे और सैयारे, स्टार्स एंड प्लैनेट्स। क्या फ़र्क होता है स्टार्स एंड प्लैनेट्स में? स्टार्स एनर्जी एमिट करते हैं और प्लैनेट्स ड्राई एनर्जी होते हैं। जो सितारे होते हैं वो अपनी एनर्जी खुद अपने अंदर से एमिट करते हैं। जैसे सूरज एक सितारा है। क्यों एक वो सितारा है? क्योंकि वो हाइड्रोजन एक बॉम्ब है, वो फट रहा है, बर्न हो रहा है, जल रहा है, इसकी वजह से उसमें से एनर्जी निकल रही है, हीट निकल रही है। सही है जी। इसलिए सूरज को हम सितारा कहते हैं। वो बॉडीज़ जो हमें आसमानों पर नज़र आती हैं, जो अपनी एनर्जीज खुद एमिट करती हैं, चमकती हैं, उनको हम स्टार्स कहते हैं। और वो बॉडीज़ जिनकी अपनी एनर्जी नहीं होती, वो दूसरे स्टार्स से एनर्जी लेते हैं, वो प्लैनेट्स कहलाते हैं। जैसे अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो इस पर बहुत सारे प्रोसेसेस जन्म लेते हैं या स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, तो ये हम प्लैनेट कहलाता है। इस तरह मून भी एक प्लैनेट ही है, छोटा प्लैनेट। इसको मून इसलिए कहते हैं, इसको सैटेलाइट भी कहते हैं हम। वो प्लैनेट जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं उनको हम मून कहते हैं। सही है। लेकिन होते बेसिकली वो भी प्लैनेट हैं, बेसिक डेफिनेशन पे उतरते हैं। उनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो दूसरे स्टार्स की लाइट लेते हैं। और जो आपको रात में आसमानों में नजर आते हैं सारे स्टार्स हैं। सही है, यहाँ तक सही है। अब मैं वापस पुरानी वाली बात लाता हूँ। आप पर डिहाइड्रेशन का इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि एक स्टार जिसके इफेक्ट्स हमारे प्लैनेट पे आ रहे थे, आप उसके ज़ेरे असर आ गए। तो यही तो सारी एस्ट्रोलॉजी और क्या। एस्ट्रोलॉजी की डेफिनेशन भी यही है और यही एस्ट्रोलॉजी है। इफेक्ट्स of different stars and their constellation on any given object in the universe. Let it be a planet, let it be a group of planet, let it be a group of stars, influence of group of stars on other stars, influence of stars on planets, influence of stars on people, entities, objects on the planet. Objects पे भी भाई सूरज की गर्मी आ रही है, ये मैं पानी का गिलास डायरेक्ट धूप में रख दूं 3 दिन तक, क्या होगा? उड़ जाएगा। तो इफेक्ट आया ना इसके ऊपर। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, पीने के काबिल नहीं रहेगा। डस्ट, जो भी इफेक्ट आएंगे हीट के इसके ऊपर, वो आ जाएंगे। एक और सवाल आपसे, हाई टाइड के बारे में पढ़ा है आपने? लो टाइड क्यों आते हैं? मून की ग्रेविटी की वजह से। मून जो है वो वाटर को पुल करता है और जब फुल मून होता है तो हाई टाइड होता है। अच्छा, ये भी सुना है आप लोगों ने, फुल मून होता है तो बड़ा रोमांटिक माहौल बना हुआ, 14वीं का चांद है। क्यों? कभी गौर किया ये? बिकॉज मून रूल्स माइंड। जब मून फुल इफेक्ट पे होता है तो आपके जो माइंड होता है वो पुल्ड, इट स्टार्ट्स फ्लाइंग हाई, यानी कि वो अच्छा फील करने लगता है, एलिवेटेड फील करने लगता है। देन यू फील रोमांटिक। अच्छा, रोमांटिक के मीनिंग यहाँ पे सिर्फ एक नहीं लेंगे कि मेरी महबूबा सामने बैठी हूँ, उसके लिए गाने गाता रहूँ। दिस इज नॉट रोमांस एट ऑल। यू माइट फील रोमांटिक about playing guitar, you might feel romantic about eating food, you might feel romantic about listening to music. रोमांस का मतलब ये होता है कि आप एस्थेटिक फील करने लगो किसी चीज़ के लिए। तो देयर यू गो। एस्ट्रोलॉजी की एसेंस क्या है? किसी भी चीज़ का इफेक्ट, किसी भी स्टार की एनर्जी का, जो उसकी वेव्स आ रही है, एनर्जी आ रही है, उन स्टार का और किसी भी प्लैनेट की एनर्जी का इफेक्ट दूसरे प्लैनेट या स्टार या दूसरी बॉडीज़, दूसरे एंटिटीज़, दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे क्या आ सकता है, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। ये है एस्ट्रोलॉजी का एक्चुअल एसेंस। अब यहाँ से लेकर ये बिल्डअप करते कैसे होता है। तो हम इंसान ज़मीन पे हुए, जो मैंने बताया 5 लाख साल से इंसान ज़मीन पर, एस्टिमेटेड टाइम है, एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता, और 2000 साल से बेबीलोनियन एम्पायर से ये इल्म चला आ रहा है। तो इंसानों को क्या समझ में आने लगा था शुरू में? दिस इज़ नाउ कैच पॉइंट इंटरेस्टिंग।
जब वो इन स्टार्स को ऑब्जर्व करते थे तो वो रोज़ देखते थे और इतने क्लियरली देखते थे, अब तो हमें नज़र नहीं आते। उस वक्त आप इमेजिन करें इतना क्लियर स्काई और घंटों घंटों वो लेटे गेज करते रहते थे। रात गुजरती थी, पूरा स्टार कॉन्स्टलेशन मूव होती हुई उनको नज़र आती थी पूरा मिल्की वे देखते थे। तो इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन उन्होंने मुशाहिदा किया कि उन्होंने उनकी ग्रुपिंग शुरू की फिर। और ये एक साल में नहीं हुआ, ये किसी एक बंदे ने नहीं किया, माइंडेड। जो इसकी एसोट्रिक या सीक्रेटिव साइड एस्ट्रोलॉजी की, वो कहती है 5 लाख साल से ये इल्म चला आ रहा है। और जो मटेरियल साइंस है जो इसको डिनाई करती है, वो खुद कह रही है कि 2000 साल से एस्ट्रोलॉजी हमें मिल रहा है किताबों में और ग्रीक माइथोलॉजीज़ में मिल रहा है। तो 5 लाख साल की ऑब्जर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होती जा रही है। तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? कुछ स्टार्स जो है ना, दूर से देखते हुए बुल की तरह नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कोई बुल खड़ा हुआ है ऐसे गुस्से में। तो उन्होंने कहा ओके लेट्स नेम इट टॉरस, ठीक है। कुछ को लगा कि ये स्टार्स जो है ना, ये जो ग्रुप है ना, ये हम रोज़ देखते हैं, ये इसको हम डॉट डॉट कनेक्ट करें, स्कॉर्पियन लगता है ये, लेट्स मेक इट स्कॉर्पियो नाम दे दिया इसको। कुछ को देखा, उन्होंने कहा ये देखा, ऐसा लगता है 2 तराजू रखे हैं लिब्रा। कुछ ने कहा कि ये जो ऐसा लगता है कि औरत जो है घड़े से पानी ऐसे फेंक रही है, लेट्स नेम इट एक्वेरियस। कुछ को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ऐसा लगता है 2 मछलियाँ तैरती हुई नज़र आ रही हैं, लेट्स नेम इट पाइसेस, ठीक है। ये आपको अब ये पता चल गया कि इनका नाम कहाँ से आया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये जो इनके आपके हाउसेज हैं उनका नाम कैसा है, साइंस जो है एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। तो ये ऐसे रख दिया बस। अच्छा, मुझे लगा कि 2 मछलियाँ, आपको हो सकता लगा 2 मछलियाँ, दो कुत्ते लड़ रहे हैं, हो सकता है इनको लगा 2 बकरे लड़ रहे हैं। तो हाउ डिड इट गॉट यूनानिमाइज? ये ऐसे नहीं रख दिया कि मुझे लगा तो रख दिया। उन्होंने 5 लाख साल तक जो कैरी फॉरवर्ड होता रहा ऑब्जर्वेशन, वो ये भी साथ साथ फॉरवर्ड होता रहा कि ये जो बुल जिसको हम कह रहे हैं, ये स्टार के ज़ेरे असर जब हम आते हैं तो एनर्जीज एग्रेसिव हो जाती हैं। दैट्स व्हाई दे पिक्चर्ड इट बुल एंड नेम्ड इट टॉरस। जब उनको लगा कि पाइसिस वाले साइन के हम ज़ेरे असर आ रहे हैं, वो कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे कैसे उन्होंने कैलकुलेशन की। तो उनको लगा कि माइंड जो है मेरा, वो ऐसा लग रहा है मैं पानी में हूँ मछली की तरह, इस तरह मैं जो ओवरऑल एनर्जी मुझे फील हो रही है, इट कैन बी रिलेटेड टू अ फीलिंग लाइक फिश इन द वाटर। इसलिए उन्होंने उसको पाइसिस नाम दिया। सो इट डजंट हैव जस्ट मेयर ऑब्जर्वेशन एंड स्टूपिड लॉजिक के लग दो ऐसा नाम मुझे लग रहा है। ये 5 लाख साल तक ये लॉजिक्स, ये ऑब्जर्वेशन, ये एनर्जीज की ऑब्जर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होती आती रही, तब जाके ये नाम रखे गए 5 लाख साल पहले, टू आवर नॉलेज। ये तो क्लियर हुआ कि इनके साइंस ऐसे क्यों बनाए गए हैं और इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए। अच्छा जी, मैंने कहा अपनी बात में कि एनर्जीज आती हैं वहाँ से, एनर्जीज कैसे आती हैं? तो मैंने आपको एक पहले एग्जांपल दी कि ये जो स्टार है कोई भी, वो अपने इफेक्ट फेंकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। अब वो किस तरह काम करता है वो भी मैं समझा देता हूँ। सन की लाइट कितनी देर में अर्थ पे पहुँचती है? 21 सेकेंड टू बी प्रिसाइज, 8 मिनट 21 सेकेंड। जो फर्स्ट लाइट जो ज़मीन पे पड़ती है जब सुबह होती है हमारे, अच्छा फर्स्ट लाइट का मतलब नहीं होता सूरज बुझ गया एकदम ऑन होता है तो पहली लाइट पहुंचती है। अर्थ घूम रही है, जहाँ जहाँ सन पड़ रहा है, हम यहाँ पे हैं डार्क साइड पे, हमारी रात है। जब हम घूम के सन के सामने आएंगे तो जो पहली रे हमारी तरफ पड़ेगी वो 8 मिनट 21 सेकेंड लगते हैं उसको उस डिस्टेंस से यहाँ पहुँचने के लिए, एट द स्पीड ऑफ लाइट। एक सवाल है फिर अली से, क्योंकि नॉलेजेबल हैं, रिसर्च पढ़ते लिखते हैं बच्चे, पढ़ते लिखते हैं बच्चे जो हैं, और उनसे पूछते हैं हम कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है? आसान, पब्लिक की आवाज़ में आसान में मिल रही, पब्लिक को बताइए कितनी रफ्तार फी घंटा से मैं अगर चलूँ तो मैं स्पीड ऑफ लाइट में आता हूँ? 2,52,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड टू अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। यानी कि सन से वो पहली शुआ जो है, सन की पहली रे जो है वो 2,52,000 किलोमीटर्स पर सेकंड की स्पीड में चलती है। तो उसको 8 मिनट 21 सेकंड लगते हैं ज़मीन तक पहुंचने के लिए, इतना डिस्टेंस है। सन में कौन सी एनर्जी एमिट हो रही है? हाइड्रोजन। आपने तो क्या हमें आसमान पे जितने स्टार्स नज़र आ रहे हैं उन पर सब पे हाइड्रोजन ही निकल रही है? साइंस ने, अब हमें पता चला है साइंस से, ऑब्जर्वेशन से और रिसर्च से, कैलकुलेशन से, कि हर स्टार की अपनी अपनी एनर्जी। फर्स्ट करें किसी स्टार के ऊपर यूरेनियम के बॉम्ब फट रहे हैं। डू यू नो वीनस के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, सैटर्न के अंदर डायमंड्स की बारिश होती है। डिड यू एवर नो दैट? मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो हमसे 8 टाइम्स हायर है, लोअर है, आई डोंट रिमेंबर। प्लूटो जो है उसका सरफेस नहीं है, कोई उसके मास नहीं है, गैसेस फॉर्म में। जुपिटर हैज़ 13 मून्स। जुपिटर के अंदर एक स्टॉर्म है जो इतना बड़ा है
जो अर्थ से 2.5 टाइम्स बड़ा है। जितनी बड़ी हमारी ज़मीन है ना, उससे 2.5 गुना बड़ा। तो वहाँ पर सिर्फ एक तूफान है जो जुपिटर में घूम रहा है, और जुपिटर जो है अर्थ से 313 टाइम्स बड़ा है। सन जो है अर्थ से 1000 टाइम बड़ा है। ऐसा है कि एक कंचा रखा हुआ है और इधर एक फुटबॉल रखी हुई है, सही है। वो फुटबॉल मैग्नेट की बनी हुई है, वो कंचा लोहे का है, क्या होगा? जितनी भी आपने साइंस पढ़ी है, मैं नहीं कह रहा वो क्या करेगा, मैं कोई दावे नहीं कर रहा, मैं कॉमन सेंस बता रहा हूँ। इतनी बड़ी मैग्नेट की फुटबॉल जो रखी हुई है, वो छोटा सा लोहे का कंचा वहाँ रखा हुआ है 6 फुट दूर। मेरा आप लोगों को सवाल है, क्या इस मैग्नेट की फुटबॉल का कुछ भी 0.1% भी इफेक्ट आएगा उस कंचे के ऊपर लोहे की? यस, उसकी जो मैग्नेटिक रेज हैं उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। अब क्या वो इतना नहीं कर रही कि उसको हिला नहीं रही, तो आप कह रहे हैं कुछ इन्फ्लुएंस नहीं, रेज निकल रही हैं और उसकी मैग्नेटिक फील्ड तक पहुंच रही होंगी, भले वो कम पहुंच रही हों। तो ये सूरज और ज़मीन की मिसाल ऐसी ले लीजिए कि एक फुटबॉल है मैग्नेट की जो यहाँ रखी हुई है, और उसके एग्जैक्ट परफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर वो लोहे का कंचा रखा है जिसको हम ज़मीन कह रहे हैं, और वो उसको एग्जैक्ट इतनी ग्रेविटी से पुल कर रहा है कि वो उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन आवर सोलर सिस्टम एंड लाइकवाइज अदर प्लैनेट्स। तो ये सन का इफेक्ट है अर्थ के ऊपर, बेसिक इफेक्ट, कि उसको पुल कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। सन एक स्टार, अर्थ एक प्लैनेट, स्टडी ऑफ स्टार इफेक्ट ओवर प्लैनेट बॉडीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? आप लोगों को ये आइडिया है कि आप हमारा जो आसमान है उसमें साइजेस ऑफ स्टार्स क्या है? सन अर्थ से 1000 टाइम बड़ा है, तो बाकी स्टार्स भी इतने ही बड़े हैं क्या? अब सुनिए इनका मैग्नीट्यूड क्या है। नाम मुझे भी नहीं याद, मुश्किल उन्होंने नाम रखे हैं, लेकिन जो मैंने स्टडी किया उनके साइजेस के बारे में आपने भी शायद गुजरे होंगे आप लोगों की नॉलेज से। यूनिवर्स में, हमारी गैलेक्सी में ऐसे ऐसे स्टार्स हैं जो सन से 1000 टाइम बड़े हैं, सही। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू अ स्टार दुनिया से इतना बड़ा है। यानी सन सूरज दुनिया से 1000 गुना बड़ा है, और वो स्टार सूरज से 1000 गुना बड़े हैं। और फिर ऐसे स्टार्स हैं जो उन स्टार्स से 1000 गुना बड़े हैं, फिर ऐसे स्टार्स हैं जो उन स्टार्स से 1000 गुना बड़े हैं। अल्टीमेटली देयर आर रेड जाइंट्स, नेबुलास एंड स्टार्स, एंड देयर आर ब्लू जाइंट्स। तो जो ब्लू जाइंट स्टार्स हैं वो इतने बड़े हैं कि हम तमाम इंसान इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको इमेजिन करने की। सो बिग, यानी कि ऐसी, मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि पूरी दुनिया एक तरफ और एक एटम एक तरफ, द होल वर्ल्ड, एक पूरा हमारी जो ज़मीन है इसका ग्लोब पूरा ले लें। आप इमेजिन करें जहन में कितनी बड़ी दुनिया है, अब कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने समंदर हैं, अब पहाड़ हैं, आसमान है, पूरा एटमॉस्फेयर है, कई हज़ार किलोमीटर का हमारा डायामीटर है हमारे अर्थ का। तो 1,27,000 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज जो डायामीटर, आई डोंट नो, यही है शायद फिगर। अर्थ एक तरफ, यानी कि पूरी दुनिया एक तरफ, और एक एटम, नुक्ता भी छोड़, मैं कह रहा हूँ नुक्ते के अंदर मिलियंस ऑफ एटम होते हैं, और एक एटम एक तरफ। ऐसा ये कंपैरिजन भी काफ़ी नहीं है समझाने के लिए, मैं तो सिर्फ आपके माइंड में जितना आ सकता है उतना बता रहा हूँ। एक एटम एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, क्योंकि वो एटम हमारी दुनिया है, और वो जो दुनिया जिसको मैं कह रहा हूँ वो जो रेड या ब्लू जाइंट स्टार है, सही है। मेरा एक सवाल है, हमने साइंटिफिकली कैलकुलेट कर लिया कि वो जो एटम है उसको अगर मैं 2 करोड़ अरब किलोमीटर दूर रख दूंगा उस दुनिया से, वो दुनिया मैग्नेट की है और वो एटम जो है वो लोहे का बना हुआ है। अगर मैं उसको 2 करोड़ अरब किलोमीटर दूर रख दूंगा तब भी उसका साइज़ इतना बड़ा है दुनिया का, उस एटम को वो हिला देगी अपनी मैग्नेटिक पावर से। आती है दिमाग में ये बात? यहाँ तक समझ में आती है? बस यही हो रहा है यूनिवर्स में, यही एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट। प्रॉब्लम ये है कि हम उस एटम में बैठे हुए हैं इस वक्त, राइट नाउ, और हम इतने छोटे हैं उस एटम के अंदर, वो एटम इतना छोटा है और वो स्टार हमसे इतना दूर है कि हमें वो ऐसे डॉट की तरह रात को नजर में आ रहा है, और हम कह रहे नहीं ये क्या इफेक्ट डालेगा, ये बकवास करते हैं, क्या स्टार डालेगा इफेक्ट। दे आर सो इनॉर्मस पावर्स, सो ह्यूज पावर्स, और ऐसे बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। और अब हबल टेलीस्कोप के मुताबिक, मेरे मुताबिक नहीं, मटेरियल साइंस की ग्रेटनेस के मुताबिक, ये ग्रेटनेस है मटेरियल साइंस की, वो अब इन चीज़ों को वेरीफाई कर रही है। हबल टेलीस्कोप के मुताबिक देयर आर अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 250 बिलियन सच गैलेक्सीज इन आवर यूनिवर्स। यानी कि हमारा सोलर सिस्टम जिस गैलेक्सी में है उसको हम यूनिवर्स कहते हैं, तो ये हमारी जो यूनिवर्स है, और वो कहता है ये हमारी यूनिवर्स जो है इसमें 250 बिलियन से भी ज़्यादा स्टार्स हैं, इतने बड़े बड़े साइज़ के, और छोटे मोटे सारे कॉमेट वॉमेट सब मिला के प्लैनेट।
और फिर उन्होंने जूम किया और जूम किया, उनको समझ में, उनको बोले तो गेम कुछ और चल रहा है। इस तरह की 250 बिलियन यूनिवर्सेस और नज़र आ रही हैं, गैलेक्सीज जिनको हम कहते हैं हमारे मिल्की वे के अंदर। और इस तरह के कितने मिल्की वे हैं बोलने हमारे बस से बाहर है। अब उन सारे ग्रेट जायंट स्टार्स का ये निक्का सा एटम एक घूम रहा है सोलर सिस्टम में सूरज के इर्द गिर्द, जिसको एक फुटबॉल ने अपने इर्द गिर्द घुमाने के लिए इंगेज किया हुआ है अपनी मैग्नेटिक, अपनी एनर्जी से। अब इमेजिन ये फुटबॉल रखी है, उसके इर्द गिर्द लोहे का कंचा घूम रहा है, और कहीं बहुत दूर लेकिन रीजनेबल डिस्टेंस पे एक ऐसी बहुत बड़ी जायंट बॉल रखी है जो अर्थ के बराबर है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपनी, उसकी एनर्जी अपनी उस कंचे को इफेक्ट नहीं करेगी। इट विल हैव सम इफेक्ट। तो वो जो सम और वट एवर इफेक्ट है वो एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट कहलाता है। अब होता क्या है, ये हम सूरज है, सूरज के इर्द गिर्द जो ज़मीन घूम रही है, हम इस ज़मीन के ऊपर हैं। अब एक सवाल है, ये ज़मीन जो घूम रही है कहाँ घूम रही है? स्पेस के अंदर, यूनिवर्स के अंदर। तो इसका कोना कहाँ है स्पेस का, पता है हमें? हमें क्या नज़र आता है? व्हाट ओनली वी कुड सी इज़ कि हम इस ज़मीन के ऊपर हैं, हम इसमें मौजूद हैं इसके अंदर, और ये ज़मीन घूम रही है। तो आप फ़र्ज़ करें मैं इधर बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये गया तो मुझे क्या और नज़र आ रहा है? एना, एनी, मैं, रोस्ट्रूम, वसीम, मैं इधर बैठा हूँ। जब घूम रहा हूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है? तो अब क्या होता है, जब हम अर्थ पे बैठे हुए घूम रहे हैं, तो व्हेन वी गो अराउंड द स्पेस, व्हेन वी गो अराउंड द सन, दुनिया हम चक्कर लगाती है, तो हमें क्या नज़र आते हैं? स्टार्स। और जब हम ग्रुप ऑफ स्टार्स को देखते हैं, वी कॉल देम कॉन्स्टलेशन या एस्ट्रोलॉजिकल साइंस। उनको हमने नाम दिए, ग्रुप दिए। अब हमने नाम क्यों और ग्रुप क्यों दिए मैंने बताया था, उनकी एनर्जीज़ को चैनल करते हैं। अब एनर्जीज़ कैसे आती हैं इस पर भी हम बात करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात हजम हो रही है? डज इट मेक लॉजिकल सेंस टू यू? एक मैकेनिज्म बन रहा है कि ये हो क्या रहा है पूरा सिस्टम। भूल जाइए सब आपने जो बचपन से सुना है और जो बकवास, अच्छा बुरा सही, आपने एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई कोर्स किया हो, फ़र्ज़ करें हम इतने बड़े एडवोकेट, वो भी भूल जाइए। समझ में आ रहा है हाउ इज़ इट वर्किंग? यहाँ तक बात हजम हो रही है? कोई बात ऐसी तो नहीं जो डिनाई कर रहे हैं, और अगर है तो उसको सवाल के तौर पर रख लीजिए, एंड में वो भी बात कर लेंगे। नाउ ये तो हमने समझाया आउटर मैकेनिज्म, व्हाट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स, और क्यों हम इसको एस्ट्रोलॉजी कह रहे हैं, और क्यों 5 लाख साल से लोग इस पे हैरत अंगेज़ हैं, वो स्टडी कर रहे हैं। कैसे स्टडी कर रहे हैं वो भी हम बात करते हैं एनर्जीज़ पे, और ये मैकेनिज्म काम किस तरह कर रहा है। सूरज किधर स्टैंड करता है, अर्थ किधर है, आप कहाँ हैं, और वाई दिस अर्थ इज़ मूविंग अराउंड द सन, और उस पर जो स्टार्स की, और मैंने ये भी प्रूफ किया आपको कॉमन सेंस से और बेसिक लॉजिक से कि किस तरह स्टार इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, थोड़ा सा खुरम जैसे हमारे इंटेलेक्चुअल लोग भी बैठे हैं, आई रियली अप्रिशिएट इस इंटेलेक्ट, और बहुत अच्छे सवाल करते हैं, तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपके लिए भी, आप जैसे लोगों के लिए चला जाता हूँ। आपने कहा जानी जी हाइड्रोजन, तो सूरज तो हाइड्रोजन की बॉम्ब फट रहा है, हीट निकलती है, अर्थ को कैसे अफेक्ट कर रही है? ये आप जाके साइंटिफिकली रिलेशनशिप निकाल लीजिएगा। दुनिया में 107 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऐसे मटेरियल है जिनको हम समझते हैं एज केमिकल, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक, जो हमारे केमिस्ट्री का चार्ट बनता है उसको हमने क्लासीफाई किया एटम से। तो अकॉर्डिंग टू आवर लिमिटेड नॉलेज, हमें पता नहीं हो, भले हमें नहीं पता इसका साइंटिफिक, हो सकता है इसका कोई रिसर्च या कोई एक्सपेरिमेंट किया या नहीं किया, लेकिन ये बात तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब जब हाइड्रोजन को आप बर्न करेंगे, तो जब जब वो मट्टी या सिलिका से बना हुआ कोई ऑब्जेक्ट होगा वो उसको अट्रैक्ट करेगा। सूरज हाइड्रोजन बॉम्ब जब जब वो एमिट होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा, तो वो सिलिका यानी कि मेजॉरिटी या सैंड एंड वाटर H2O से बने हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करेगा अर्थ। ठीक है, एग्रीड, कॉमन साइंस, कोई मैंने हैरानगी या हवाई बात तो नहीं की, कोई इलॉजिकल बात तो नहीं की। तो अब ये कौन तयन करेगा, वो जो टॉरस कॉन्स्टलेशन में स्टार्स बैठे हुए हैं जायंट, वो किस कंपाउंड से बने हुए हैं, उनमें कौन सी एनर्जी इस वक्त एमिट हो रही है, कौन सी H2O फट रहा है, हाइड्रोजन खाली फट रहा है, या यूरेनियम फट रहा है, क्या प्लूटोनियम फट रहा है उसके अंदर, मर्क्यूरी फट रहा है, ये हमें नहीं पता, वो फट रहा है, स्टार जलता हुआ नजर, एनर्जी एमिट कर रहा है, और वो हमारे अर्थ पे कितना % इन्फ्लुएंस कर सकती है अकॉर्डिंग टू आर कंपाउंड या स्ट्रक्चर, हम किस मादे से बने। ये तो बात कॉमन है, हमारा प्लैनेट जो है जिस पे हम बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर क्या है, H2O पानी, और सिलिका सैंड यानी मट्टी ज़मीन। तो जो चीज़ें, जो केमिकल इन दो चीज़ों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो स्टार्स हम पे डेफिनेटली कोई ना कोई एनर्जी फेंक रहे होंगे। यहाँ तक सही है बात? सही जा रहा हूँ वसीम भाई? मैं आगे बढ़ते हैं। अब हो क्या रहा है, अब हम वापस इंसान पे आते हैं, क्योंकि हम कंसर्न है मेरा हफ्ता कैसा रहेगा,
मेरी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, मुझे जीवन साथी कैसा मिलेगा, मेरी शख्सियत में क्या कमाल है, मैं कहाँ से इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कैसे ग्रेट इंसान बन सकता हूँ। हमें ये सारे सवाल जानने इसलिए हम एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो उस तरफ भी आते हैं थोड़ा सा। ये जो इसकी प्रेडिक्टिव साइड है, पहले ये मैकेनिज्म समझे और डिटेल में जाए कि आप पे वो असरात कैसे आ रहे हैं, आप पे क्यों आ रहे हैं। अच्छा, मैंने बताया कि अर्थ है, हम इस पर बैठे हुए हैं, ये सन के इर्द गिर्द घूम रही है, और आप अली ने हमें बताया कि ये सन जब हम पे हीट मारता है तो उसके इफेक्ट मुझे गर्मी की तरह फील होते हैं, पसीने निकलते हैं, मैं डिहाइड्रेट हो जाता हूँ। एक तो इफेक्ट समझ में आ गया यहाँ तक, लेकिन क्या सिर्फ आपके बॉडी पे इफेक्ट आ रहा है इसका कि पसीने आके? एक और सवाल करता हूँ मैं अली से, फ़र्ज़ करें ये सारा प्रोसेस हुआ, आपको सन की हीट 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप बाहर खड़े हो गए बाय एनी रीज़न, वो रीज़न आपका मेंटल था, स्पिरिचुअल था, लॉजिकल था, जो भी था, आपको दोस्त के इंतज़ार में आप इधर खड़े हो गए, दोस्त से आप प्यार करते हैं, दोस्त से आप ऑनेस्ट हैं अपनी दोस्ती के, उससे प्यार करते हैं, तो वो आए नहीं, आप उनके इंतज़ार में 1 घंटे खड़े रहे, आपको पसीने आया, आप डिहाइड्रेट हो गए, तो सिर्फ आपकी बॉडी पे इफेक्ट तो नहीं हुआ, आपको गुस्सा भी तो आया होगा, दोस्त क्यों नहीं आया? तो किसने कन्विंस किया था आपको खड़े होने के लिए? आपके माइंड ने। सही है जी। तो इंसान हम किसको कहते हैं? जो सिर्फ बॉडी रखता है, ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि हम इंसान उसको कहते हैं जो 3 चीज़ें रखता हो अपने अंदर एक वक्त में, उसके हम वजूद को इंसान कह सकते हैं, ज़िंदा इंसान, जिसका जिस्म हो, जिसका रूह हो और इसका माइंड हो, यानी शऊर हो। अगर ये तीनों चीज़ें आपकी हैं तो आप ह्यूमन बीइंग कहलाने के काबिल हैं। तो बज़ाहिर तो हमें नज़र आ रहा है कि ये सारे प्लैनेट स्टार जो है हमारी फिज़िकल बॉडी को एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं। मैंने अभी पीछे मिसाल दी थी कि जब 14वीं का चांद होता है, मून जब बहुत हाइट पे होता है, तो आप रोमांटिक क्यों फील करते हो? आपका मेंटल, लॉजिकल, एस्थेटिक सेंस एक्टिवेट हो जाता है, बिकॉज मून रूल्स माइंड। ठीक है जी। तो एस्ट्रोलॉजी को हम अगर डिटेल में उसकी सीक्रेट या एसोट्रिक या कह लीजिए डिस्क्रिप्टिव साइड, या सही वर्ड होगा जिसकी एसेंस को हम समझना चाहें, तो एस्ट्रोलॉजी इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 3 पर्सपेक्टिव विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स में बात कर रहा हूँ अभी। उसके इफेक्ट प्लैनेट पे किस तरह आते हैं वो मैं अभी बात नहीं कर रहा, उसके इफेक्ट जानवरों पे, दूसरी ऑब्जेक्ट्स पे किस तरह में, मैं क्योंकि इंसान हमारा फोकस है, इंसान पे हम बात कर रहे हैं। इंसान के 3 एस्पेक्ट होते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। एस्ट्रोलॉजी भी 3 एस्पेक्ट से पढ़ी जाती है, माइंड, बॉडी एंड सोल। जो इफेक्ट्स एस्ट्रोलॉजी के फिजिकल बॉडी पे आते हैं आपकी, उनका ताल्लुक आपके वजूद या जिस्म से होता है, उसको हम फिज़िकल या कमर्शियल या कॉमन प्रैक्टिस या कॉमन सेंस एस्ट्रोलॉजी भी हम कह सकते हैं। उसका ताल्लुक होता है आपकी प्लैनेटरी पोजीशन से। आपका जिस्म जो मिट्टी से बना हुआ है, तो हर वो स्टार्स के इफेक्ट जो आप मिट्टी पर या आपके जिस्म पर आते हैं, उसके स्टडी को हम कहेंगे अर्थली इफेक्ट भी हम उसको कहते हैं, ज़मीनी इफेक्ट्स। जो इफेक्ट ज़मीन पे आएंगे इन स्टार्स के एस्ट्रोलॉजिकली, वही आपके जिस्म पे भी आएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी भी फिजिकल मैटर से बनी है। दूसरा आपका पर्सपेक्टिव है माइंड। तो एस्ट्रोलॉजी में जो माइंड को स्टडी किया जाता है वो विद रेफरेंस टू मून किया जाता है, यानी कि कहते हैं कि मून रिप्रेजेंट्स माइंड, अर्थ रिप्रेजेंट्स बॉडी एंड सन रिप्रेजेंट्स सोल। सन के जो भी इफेक्ट्स आएंगे आपके ऊपर, वो आपकी रूह पे डायरेक्ट आएंगे। सही है, ये तीनों चीज़ें समझ लें। अब क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं बताता हूँ। पहले तो ये क्लियर करते हैं। अर्थ मीन्स बॉडी, मून मीन्स माइंड एंड सन मीन्स सोल। अब आपको समझ में आएगा मैं क्या हूँ। अगर आपको ये जानना है कि मेरी रूह किस टाइप की है, तो एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ द सन, यानी कि सूरज के जो असरात हैं आपकी शख्सियत पर, वो आप स्टडी करें। इन अदर वर्ड, जब आप पैदा हुए तो सूरज किस तरह बिहेव कर रहा था, कैसी एनर्जीज निकाल रहा था, किस तेज़ी से एनर्जी निकाल रहा था, हल्का आ रहा था, तेज़ आ रहा था, भारी आ रहा था, या आ ही नहीं रहा था, रात का वक्त था, सूरज तो था ही नहीं हमारी तरफ, तो उसकी आपकी रूह की कैफियत आपको पता चल जाएगी। दूसरी बात, अगर आप ये जानना चाहते हैं मेरा माइंड किस तरह बिहेव करता है, या मैंने पोटेंशियली किस तरह का माइंड इनहेरिट किया है, बाय बर्थ मेरा माइंड की टाइप क्या है, क्या वो बहुत ही लॉजिकल थिंकिंग माइंड है, क्या वो बहुत फ्रेंडली, रोमांटिक, एग्रेसिव, इरिटेटिव, सबमिसिव, ऑफेंसिव, डिफेंसिव, घबराहट वाला, वसवसे, किस किस्म का माइंड मैंने इनहेरिट किया है। क्या मैं मैथमेटिक्स पढ़ूंगा तो मेरा माइंड जो है ना लॉजिकल है नहीं, मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊँ, मेरा माइंड क्रिएटिव माइंड है, मुझे पेंटिंग बनानी, जलील हो रहा हूँ मैथमेटिक्स में फेल होते होते। तो ये आपको बताएगी जो मून साइड ऑफ द एस्ट्रोलॉजी है, ये मून रूल्स माइंड।
और अगर आपको जानना है आपने क्या फिजिकल ट्रेट्स इनहेरिट किए हैं बाय बर्थ, जब आप पैदा हुए तो ज़मीन पर क्या प्लानिटरी या स्टार्स या कॉन्स्टलेशन के इफेक्ट्स आ रहे थे जिसकी वजह से आप इस टाइप की बॉडी इनहेरिट करेंगे, तो आप स्टडी करेंगे अर्थ की एस्ट्रोलॉजी को। सब बैकग्राउंड साथ लेके चलिएगा। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब इसकी थोड़ी सी हैरत अंगेज फैक्ट बताता हूँ, इसकी स्पिरिचुअल साइड या हैरत अंगेज साइड बताता हूँ आपको, फिलोसॉफिकल साइड। इन अदर वर्ड, हर इंसान जो पैदा होता है इस दुनिया में आता है, जब भी जो एग्जैक्ट वक्त होता है उसकी दुनिया में आने का, क्या वक्त होता है? अगर मैं उस वक्त को कहूँ, ये वो वक्त होता है जब आप आलम गैब से या आलम अरवा से आलम खल्क में आ रहे होते हैं। फ्रॉम नथिंगनेस टू एग्जिस्टेंस, ना होने से होने में आप आ रहे होते हैं। यही प्रोसेस हो रहा होता है। जैसे आप इस दुनिया में आए, पैदा हुए, अब इस पर अलग डिबेट है कि रूह अलग टाइम पे आती है, जिस्म अलग बाहर अलग टाइम पे आता है, और माइंड अलग टाइम पे डेवलप होता है। ये तीन है। लेकिन हम बोले फिजिकली जब आप इस दुनिया में आते हो तो ये बेसिकली वो वक्त होता है जब आप ना होने से होने में आए, एग्जिस्ट हो गए, या जिस टाइम आप माँ के पेट में कंसीव हो जाते हो या फर्स्ट टाइम डेवलप होते हो, आपकी वजूद होता है, तो वो वक्त होता है जब आप ना होने से होने में आ रहे हो। अगर मैं इसी बात को एक अलग तरीके से कहूँ कि ये वो वक्त होता है जब एक खिड़की खुलती है गैब में से, और उस खिड़की में से आप दुनिया की तरफ आते हो, होने में आते हो। तो अगर मैं उस एग्जैक्ट लम्हे को फ्रीज कर लूँ जब वो खिड़की खुली थी, तो मैं उस खिड़की से आपकी तकदीर में झांक सकता हूँ कि क्या वो लम्हा था, वो क्या एग्जैक्ट वहाँ पे सरकमस्टेंसेस या पैरामीटर्स थे जब आप इस दुनिया में आए। तो मुझे पता चल जाएगा क्या पोजीशनिंग थी मामलात की, आसमान की। इसको इस तरह भी देखा जाता है एस्ट्रोलॉजी। तो ये एस्ट्रोलॉजी वो इल्म है जो उस विंडो तक आपको पहुंचाता है, उस लम्हे को फ्रीज करता है। जिस वक्त मैं दुनिया में आया या आई, आसमानों पे क्या पिक्चर थी, क्या पोजीशनिंग थी, क्या क्या एनर्जीज किस तरह आ रही थी, किस एंगल, किस डायमेंशन से, इतनी डिटेल स्टडी है एस्ट्रोलॉजी की। साइंस छक मार के भी नहीं समझ पाएगी, यहाँ तक अभी तक नहीं पहुँची। मटीरियल साइंस की ग्रेटनेस ये है, उसने हबल टेलीस्कोप लगाया, हमें बताया बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स है, वेरीफाई किया, मच रिस्पेक्ट, और वो सही कह रही है। लेकिन आप इमेजिन करें 5 लाख, हमने सुना है बचपन से कि भाई ऐसी भी कौमें गुजरी, उनका इल्म जो था वो ऐसा था कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते। वो ये तक कैलकुलेट करके बताए थे कि हज़रत इब्राहिम या हज़रत जिब्राइल इस वक्त, सुना है सबने वाक़या, तो वो कौन सा इल्म था? वो यही इल्म था, इसी के ज़रिए कैलकुलेट कर रहे थे और कर सकते अगर वो। इसको कुरान में भी रेफ़र किया गया है, इस पर वो सब हम बात करेंगे, रिलीजियस साइड भी इसकी बात। तो यहाँ एक हैरत अंगेज़ आपको फैक्ट बताया कि जब ना होने से होने में आप आ रहे थे या आ रही थी, तो वो लम्हा क्या था? अगर वो लम्हा आप देख लें तो पीछे तकदीर भी आप देख सकते हैं। ये इसकी लेंथ है या इसकी अप्रोच है या इसकी क्या कहते हैं पहुँच है इस इल्म की। इसलिए इंसानी अकली उलूम के अंदर इस इल्म का कोई मैच नहीं है। इट्स द बिगेस्ट नॉलेज ऑफ ऑल, एस्ट्रोलॉजी को कहा जाता है। यहाँ तक हो गए। अब होता क्या है, वो लम्हा जब आप दुनिया में आए, आपकी पैदाइश हुई, उस लम्हे में सूरज किन कॉन्स्टलेशन या स्टार्स के ज़ेरे असर था, एक तो ये पॉइंट नोट करना ज़रूरी है। उस एग्जैक्ट लम्हे में मून किन कॉन्स्टलेशंस के ज़ेरे असर था, और आप अर्थ पे पैदा हुए, ज़ाहिर बात है आपका जन्म या पैदाइश अर्थ पे हुई। तो उस वक्त अर्थ पे कौन सी एनर्जीज आ रही थी कॉन्स्टलेशन या स्टार्स की, ये नोट करना ज़रूरी है। क्यों? मून की एक तो सन की डायरेक्ट एनर्जी हीट वो भेज रहा है, लेकिन सन के ऊपर उन स्टार्स की भी तो एनर्जी पड़ रही है जो सन जिनको फेस कर रहा है। तो 2 टाइप के इफेक्ट आ रहे थे बेसिकली, सन के अपने इफेक्ट और उन स्टार्स के सन के ऊपर पड़ने के बाद जो इफेक्ट आ रहे थे सन की रोशनी। ऐसे मून की अपनी एनर्जी नहीं है, मून की अपनी रोशनी नहीं है। रात को आपको चांद क्यों चमकता नजर आता है? क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही होती है, उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो आपको नज़र आता है। ठीक है। अच्छा, मून के जो भी इफेक्ट आपके माइंड पे आ रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, एक इफेक्ट तो हमें पता है हाई टाइड और लो टाइड की शक्ल में आता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, मून की खासियत है, मून की जो एनर्जी होती है वो तमाम उन पौधों को पकाती है, यानी कि राइप करती है जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, रूट बेस जो होते हैं। डॉक्टर साहब बैठेंगे बताएंगे, ऐसा ही होता है। जो शकरकंदी टाइप, आलू टाइप जो ज़मीन के अंदर उगते हैं, लहसुन, उन सबको पकाने में हेल्प करती है मून की एनर्जी। ये उसकी खास बात। और वाटर को ज़ाहिर बात है वो अपनी तरफ पुल करती है, हाई टाइड लो टाइड, माइंड को भी पुल करती है। 3 बेसिक इफेक्ट तो हमें पता है लॉजिकली। तो उस वक्त जब आप पैदा हुए तो मून पे किन स्टार्स की एनर्जीज आ रही थी, और उन एनर्जीज के पड़ने के बाद मून की एनर्जी जो आपके ऊपर आ रही थी वो डिसाइड करेगा आपका माइंड किस टाइप का होगा। और जब आप पैदा हुए तो अर्थ
जिस जगह आप पैदा हुए, फर्स्ट कर आप कराची में पैदा हुए हैं, तो कराची के ऊपर से कौन से स्टार्स गुजर रहे थे, यानी किस कॉन्स्टलेशन से कराची गुजर रहा था। फर्स्ट करें कराची पाइसेस में था, तो पाइसेस कॉन्स्टलेशन या स्टार्स की एनर्जी कराची के ऊपर गिर रही थी, तो आपका जिस्म पाइसियन होगा, पाइसियन टाइप का होगा। और अगर मून उस वक्त टॉरस में था तो आप टॉरस माइंड रखने वाले इंसान हैं। और अगर सन उस वक्त लिब्रा में तो आपकी लिबरन सोल है। और ये तीनों एंगल को डिसाइड करके आपका एक्चुअल स्टार निकलता है। जो आप अखबारों में और रिसालों में एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये कौन सी वाली साइड की बात कर रहे होते हैं? अर्थली साइड की, बॉडीली साइड की। वो कहते हैं आप एक्वेरियस हैं, इसका मतलब आप वो कह रहे होते हैं आपकी एक्वेरियन बॉडी है, अगर आप 6 फरवरी को पैदा हुए हैं, फरवरी के अंदर पैदा हुए। वो माइंड और सोल की एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहे होते। और 99% एस्ट्रोलॉजर्स जिनको मैंने स्टडी किया, देखा, ऑब्जर्व किया, जो किया, मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर से ये सब कुछ नहीं सीखा, तो उनको देख के मुझे अंदाज़ा हुआ कि उनको एसोट्रिक साइड छू के भी नहीं गुजरी। इतनी डिटेल है, तमीज़ के हैं, मैंने देखे, वो गोरे ऐसे ऐसे हैं, उन्होंने हिला के रख दिया मुझे कि भाई ये किस एंगल से चीज़ों को देख रहा है। लेकिन ये इतना बड़ा इल्म है, इतनी बड़ी नॉलेज है, इतनी डिटेलिंग है इसमें, इतना आपको मैंने स्कोप बताया ना, इसका मैग्नीट्यूड, इसका साइज़ कितना बड़ा है, पूरी यूनिवर्स के मैकेनिज्म को आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो मजाक नहीं है। अब ये इतना बड़ा इल्म है, अब वो अलग बात है मुझे ये पता ही नहीं है तो मैं तो उसको गालियाँ दे जा रहा हूँ, तो इसमें वैसे इल्म का कसूर तो नहीं है। और कोई इल्म जो है वो अच्छा बुरा नहीं होता। आप बोलें कैसी बात कर रहे हैं, वही ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट हमें दिए गए बचपन से, कोई इल्म अच्छा बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल अच्छा बुरा होता। आप बोलेंगे प्लीज़ गिव मी अ लॉजिक, तो मैं दे देता हूँ लॉजिक आपको, उसकी रीजनिंग भी दे देता हूँ। जादू टोना बुरा इल्म होता है, अच्छा इल्म होता है। तो अल्लाह ने भेजा था खुद हारूत मारूत के ज़रिए, और कहा था, इसलिए नहीं भेजा था कि ये बुरा होता है, इसलिए नहीं भेजा अच्छा होता, कहा था ये वो इल्म है जो तुम्हें यूज़ नहीं करना, तो ये कह के भेजा था। अच्छा, और कुरान की तिलावत बड़ा अच्छा इल्म है जी। सारे काले जादू करने वाले उल्टा पढ़ते हैं कुरान को और जादू करते हैं, कि 25 को मैंने देखा, कितनी ग्रेट चीज़ का मिस यूज़ कर रहे होते हैं। तो कुरान बुरा हो गया? नाउज़ुबिल्लाह, नहीं, कुरान ग्रेट है, उसके जो ग्रेट है, अच्छा बुरा नहीं है कुरान। ये ग्लास अच्छा बुरा नहीं है, ये ग्रेट है अपने वजूद के अंदर। क्यों? इससे मैं इस्तेमाल करके पानी पी सकता हूँ, और अली के सर पे देके मार दूँ तो बुरा, आप उसको बुरा कहेंगे, पानी पीऊँ तो अच्छा कहेंगे। कोई इल्म ग्रेट अच्छा बुरा नहीं होता। इल्म अपना वजूद रखता है, जो उसने अल्लाह ने उसकी जो डिटेलिंग बनाई है, उसका इस्तेमाल इंसान अच्छा बुरा करते हैं, अलग बात है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ के आप कोई ऐसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ बना सकते हैं जो इंसान के, मतलब कि आप कोई माजूर आदमी के लिए कोई डिवाइस बना सकते हैं, और उससे मशीन गन्स भी तो बनाई लोगों ने। अच्छा, गन्स लोगों ने, सवाल है, प्रोटेक्शन के लिए बनाई थी, दूसरों को मारने के लिए बनाई थी? डिफरेंट व्यूज़, हाउ यू सी इट। कुछ कहेंगे डिफेंस के लिए, जो इसलिए रखते हैं कि उन पे कोई ऑफेंस करे तो वो डिफेंस कर सके, उनको लगता है डिफेंसिव के लिए बनाई थी, लेकिन उसका यूज़ तो डिफेंसिव तो नहीं हुआ, सिर्फ मकसद तो मारना ही हुआ, या अलग अलग के आ गए। हम मकसद की नहीं, अभी उसके इस्तेमाल की बात करें तो भाई एस्ट्रोलॉजी, हम मकसद की तो हमने बात कर ली, उसका पर्पस क्या है, टू नो योरसेल्फ। इल्म आगाही देता है, इल्म नॉलेज देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है। ये तो हर इल्म का मकसद यही है, बस समझ में आ गई यहाँ तक बात। उसका यूज़ क्या कर रहे हैं आप, इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू अंडरस्टैंड थिंग्स। दुनिया को आप किस नज़रिए से देखते हैं। तो कोई भी इल्म अच्छा बुरा नहीं होता, हर इल्म आगाही के लिए होता है, और आगाही खुद की ज़ात की बुलंदी के लिए होनी चाहिए, तो अच्छी चीज़ है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ के मुझे इतना बेहतर शऊर आ रहा है, या फॉर से कोई भी इल्म पढ़ के कि मैं एक बेहतर इंसान बन रहा हूँ, गुड है, फिर वो इल्म सही है, मेक सेंस, आई शुड टेक इट। लेकिन अगर वो इल्म पढ़ के मेरे अंदर तकब्बुर आ रहा है, मैं फ़िरौन बन रहा हूँ, फतूर आ रहा है, या मैं उसको लालच में पढ़ रहा हूँ, जो एस्ट्रोलॉजी के साथ होता है इस वक्त और कॉमन नज़र आता है, किस किस्म का मुझे हमराही मिलेगा और मेरी जॉब लग जाएगी। टीवी भरा पड़ा है, सुबह उठ के हम देखते हैं, हंस रहा होता हूँ मैं, तो देख के हंस ही सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। और ये बातें मैं टीवी पे नहीं कर सकता, हमारा इतना शऊर नहीं लोग। ये आप चंद वो लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि वो शऊर इतना रखते हैं कि वो सुनने का ज़र्फ़ है आपके अंदर, इसलिए आप यहाँ मौजूद हैं। वरना हम टीवी में जो देखते हैं प्रोग्राम मेरा, तो हम ये बात नहीं करते, ना करना चाहते हैं। क्यों? ये लोगों को नहीं शऊर, क्या चल रहा है जी, वो जी आपसे पूछना था, मेरे अगले साल जो है वो शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अच्छा, आपने डेट ऑफ बर्थ बताइए, अम्मी का नाम बताइए, और पंचतन पाक के सदके हो जाएगी। ये चल रहा है टीवी में तो। और पता है, इन एस्ट्रोलॉजर्स को काफ़ी लोगों को मैंने स्टडी किया है,
25-25 हज़ार रुपये का अपॉइंटमेंट के लेते हैं 1 घंटे के, और दे रहे लोग। वो जाके क्या पूछते हैं, बताइए मेरी हाथ की लकीर देखिए, बर्थ चार्ट बनाइए, कैलकुलेट कीजिए मैं कब दूल्हा बन जाऊंगा, कब मेरी जॉब, मेरा अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, मेरी पुप्पी मर जाएंगी नहीं मर जाएंगी, उनकी बर्थ चार्ट में डेट ऑफ बर्थ लेके आया हूँ, बताइए। बहुत हम पे असरात क्यों, जादू टोने कराए हैं उन्होंने। क्या इन सब बातों से क्या झलक रहा है? मफाद, लालच, हर्ष, हसद, कीना, बुग़्ज़। जो इल्म, गौर से सुनिएगा जुमला, बहुत काम आएगा ज़िंदगी, जो इल्म इन में से किसी भी कैफियत में से किसी के भी ज़ेरे असर रहते हुए हासिल किया जाए, वो आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा। और कोई भी इल्म किसी भी नफ्सी ख्वाहिश के ज़ेरे असर रहे बगैर हासिल किया जाए, आपको ग्रेटनेस की तरफ धक्का देगा। ये भी तो फिलॉसफी है, ये कॉन्सेप्ट भी तो समझना ज़रूरी है ना। पहले मैं इल्म ले जाऊँ एस्ट्रोलॉजी की, मैं 150 क्लासेस ले लूँ, 25 कोर्स कर लूँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरा मकसद क्या है? हासिल करने का उसको मकसद क्या? और अगर मैं इस प्योरिटी के साथ कोई भी इल्म हासिल करने जा रहा हूँ कि मुझे वो अल्लाह तक पहुँचाएगा, ग्रेटनेस तक पहुँचाएगा, हकाइक तक पहुँचाएगा, छा जाएंगे आप। तो वो इल्म तंग नहीं करेगा, गुमराह नहीं करेगा, इरिटेट नहीं करेगा, उसका मिस यूज़ नहीं करेंगे आप, सही यूज़ करेंगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ ऐसा ही मिस इंटरप्रेटेड, द मोस्ट हाईली मिस इंटरप्रेटेड, मिस अंडरस्टूड, मिस यूज्ड नॉलेज ऑफ ऑल टाइम। अब आते हैं हम कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी की तरफ। क्या टाइम हुआ है हमारे पास? टाइम है अभी 1 घंटा हुआ, अभी हमारे पास तकरीबन आधा पौना घंटा है कमर्शियल एस्ट्रोलॉजी की। तो ये जो मार्केट में चल रहा है, ये हफ्ता कैसा रहेगा और मेरी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स बताया, तो आपको ये तो समझ में आ गया। जब पर्सनैलिटी ट्रेड्स की बात होती है तो वो अर्थली एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, अर्थ साइन की बात कर रहे होते हैं आपकी। जब वो आपके माइंड की मेंटल के ऐसे लोग पाइसेस में पैदा होने वाले लोग इमोशनल होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो एग्रेसिव, क्या कंपैशनेट होते हैं, क्रिएटिव साइड उनकी ज़्यादा होती है। क्या मतलब हुआ? वो आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ बता रहे हैं। अच्छा, फला स्टार में पैदा होने वाले लोग जो हैं बहुत हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, उनका गॉड की तरफ, रिलीजन की तरफ ज़्यादा, वो स्पिरिचुअल साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपकी डिस्कस कर रहे हैं। टू नो समबडीज एस्ट्रोलॉजी, टू अंडरस्टैंड समबडीज पर्सनैलिटी बेटर, यू नीड टू हैव 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू माइंड, बॉडी एंड सोल। तब आप उसको बेहतर समझ सकेंगे। और अगर आपका मकसद सही है तो आप उसको समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस एस्ट्रोलॉजी खुदा नहीं है, लेकिन खुदा ने बनाई है। हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है, शैतान भी अल्लाह ने बनाया, हर चीज़ अल्लाह बनाई है। तो आप ये किसी चीज़ को क्या रद्द नहीं कर सकते, ये चीज़ कुफर है, शिर्क है, पढ़ना नहीं। कोई चीज़, हर चीज़ अल्लाह ने नहीं बनाई है, हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है, उसके ज़ेर असर, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से होती है। ये बात इंटैक्ट अपनी जगह। अच्छा, एक और रेफरेंस में समझाता हूँ आप लोगों से। एक सवाल, अली से सवाल है, जो भी आपने बचपन से सुना है। जब कोई इंसान मरता है तो हमें रिलीजियसली बताया गया उसकी रूह कब्ज़ की जाती है, रूह निकाली जाती है। मेरा एक सवाल है, रूह लेने कौन आता है? फरिश्ते आते हैं, अल्लाह तो नहीं आता। वो होती तो अल्लाह के हुक्म से ही ना, लेने फरिश्ते आते। जब अल्लाह ने हिस्ट्री में अपने प्रॉफिट से कम्युनिकेट किया है तो अल्लाह ने खुद आके बताया। कौन लेके आया कम्युनिकेशन? फरिश्ते लेके आया, उसमें टॉप ऑफ द लाइन हज़रत जिब्राइल। जब भी कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी रूह डालने कौन आता है? अल्लाह खुद आता है। आपकी दुनिया में बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक बारिशें बरसती हैं, ज़लज़ले आते हैं, कौन करता आगे? मीकाईल अलैहिस्सलाम, फरिश्ते हैं, अल्लाह खुद नहीं करता। आपने बचपन में सुना है एक दिन क़यामत आ जाएगी बॉस, सूर फूंक दिया जाएगा, सब मर जाएंगे, लेट जाएंगे। तब कौन फूंकेगा सूर? अल्लाह। कौन सा काम है जो अल्लाह कर रहा है बताइए? खुद। सब फरिश्ते कर रहे हैं। अच्छा, दुनिया में अल्लाह का दीन कौन फैलाने आया? अल्लाह खुद, प्रॉफिट्स। और उस दीन को संभाल कौन रहे हैं? मुफ्तियान, आलिम, ग्रेट्स, औलिया, बुजुर्गान दीन। अल्लाह खुद क्यों नहीं कर रहा? कौन सा काम है अल्लाह खुद कर रहा है? अरे बादशाह कोई काम करता है? बादशाह का सिस्टम काम करता है। ऑर्डर किसका चलता है? बादशाह का। तो अल्लाह बादशाह है भाई, वो खुद कुछ नहीं करता। तो ये प्लैनेट, स्टार्स की क्यों उसने बनाया? वो चीख के कुरान इतनी जगह बोल रहा है, इतनी जगह बोल रहा है, ये सब तुम्हारे लिए है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये उलूम है, इनकी चालों को समझो, इनकी मैकेनिज्म को समझो। देखो, वो भी हम आयतें कोट कर दूंगा आपको, मेरे पास हैं बहुत सारी। तो कोई काम तो अल्लाह खुद नहीं कर रहा। सब चीज़ें तो सिस्टम से करा रहा है, मैकेनिज्म से करा रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा हमें तो। लेकिन क्या कोई काम भी उसकी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है?
तो बस यूनिवर्स के मैकेनिज्म को हाईएस्ट लेवल पे अंडरस्टैंड करने को हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या समझ में आता है इससे? अल्लाह का सिस्टम और अल्लाह के ही हुक्म के मुताबिक चल रहा है। हमने चाँद और सूरज को एक दूसरे के से अलाइन कर दिया, ना वो उसके मामले में अड़ाता है टांग, ना उसके मामले में उसके अमल में, और ये सब एक हारमनी में हमारे हुक्म के तहत काम करते हैं। कुरान चीख चीख के कह रहे हैं। क्या तुम गौर नहीं करते किस तरह हम दिन को रात और रात को दिन में मर्ज कर देते हैं, और अल्लाह हर चीज़ पे दस्तरस रखने वाला है। क्या तुम देखते नहीं कि आसमानों पर जो हमने निशानियाँ रखी हैं, और जो लोग हिकमत रखते हैं वो गौर व फिक्र करते हैं, और अल्लाह उन्हीं को इल्म अता करता है। अब नहीं, अल्लाह ने एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं बोला? क्यों? वाई नॉट एस्ट्रोलॉजी? आपको अच्छा कोई भी वर्ड जो होता है, वो कोई टर्मिनोलॉजी जो होती है, वो हमने इंसानों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जाती है। अल्लाह ने कोई टर्मिनोलॉजी नहीं बताई। इवन कुरान भी उस लैंग्वेज में अल्लाह ने उतारा जो इंसानों में इंसान समझते थे, और जो सबसे डेंस और रिच लैंग्वेज रही है इंसानी हिस्ट्री में। समझ में अल्लाह ने इंसान, कुरान एक्चुअली अरबी में नहीं, अल्लाह हैज़ नो लैंग्वेज। अल्लाह कोई एंटिटी नहीं है, अल्लाह कोई नाउजुबिल्लाह कोई पर्सनैलिटी नहीं है। क्या आप बोलोगे उसने ये अल्लाह कौन से क्या नेटिव लैंग्वेज क्या है अल्लाह ताला की? नो लैंग्वेज। एनर्जी की कोई लैंग्वेज नहीं होती। एनर्जी कम्युनिकेट्स ओनली एट एनर्जी प्लेन। ये करंट आ रहा है, इसकी कोई लैंग्वेज है? चलो मैं बहुत सस्ते लेवल पे एनर्जी को ले आता हूँ। ये करंट आ रहा है लाइट के अंदर, प्लग में करंट आ रहा है, उंगली डालिए फिर एनर्जी समझ में आ जाएगी आपको कौन सी करंट। वो वाली एनर्जी बोलता है, वो लैंग्वेज बोलता है। जो आसमानों पे बिजली कड़कती है कई लाख वोल्ट की, जब हम बारिशों में देखते हैं, वो बिजली की कोई लैंग्वेज होती है? समझ सकते हैं उसकी कोई लैंग्वेज? हाँ, वो समझ सकते हैं जो उस बिजली जैसा है। तो अगर आपकी रूह उस लेवल पे एलिवेटेड है, समझ जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्सल मैकेनिज्म बाय वन पर्सपेक्टिव, एक रुख से कि इस यूनिवर्स की एनर्जीज किस तरह फ्लो कर रही हैं। हम अगर इस अंडरस्टैंडिंग से निज़ाम को समझना चाहें तो उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। सही है। अगर हम इस यूनिवर्स में जो कुछ भी मटेरियल फॉर्म में, मादे की शक्ल में, सॉलिड फॉर्म में, उसको स्टडी करते हुए इस यूनिवर्स को समझने जाए तो उसको मटेरियल साइंस कह लेते हैं हम। अगर हम इंसान अपने अंदर झांक के इस यूनिवर्स को समझना चाहे उसको क्या कहते हैं? स्पिरिचुअलिटी। अगर इंसान अपने आप को एक जगह रखे, प्लैनेट्स को, यूनिवर्स को, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी, सब चीज़ों को एक जगह रख के चीज़ों के रिलेशनशिप को समझते हुए इस यूनिवर्स को समझना चाहे तो उसको क्या कहते हैं? फिलॉसफी। तो इल्म हमेशा एक रुख है समझने का। बकौल मोहित साहब, इल्म का मकसद एक ही बुनियादी कि आगाही हासिल करना, रीच। इल्म सीढ़ी है, जिस तरह फरमाया, इल्म से आप पहुंच सकते हैं अवेयरनेस की तरफ, बाशऊर या हायर कॉन्शियसनेस की तरफ, अपने हायर सेल्फ, अपने शऊरी लेवल को अचीव कर सकते हैं। ग्रेट, जिसको हम ग्रेटनेस कह लें, अल्लाह की बंदगी। और इस यूनिवर्स में, इस सारे प्रोसेस में रिलीजन भी, सारे साइंस, सारा इल्म आपको हेल्प करता है ख़ुद को पहचानने में। और जब आपने ख़ुद को पहचाना तो इन रिलेशन आपने रब को पहचाना, यानी कि बनाने वाले को पहचाना, और आपने बनाने वाले को पहचाना और उस तक अचीव कर लिया, उसकी कुर्बत, या उस तक पहुँच गया आप अपनी रूह के ज़रिए, तो आपने अपना पर्पस फुलफिल कर लिया। सारे रिलीजन यही चीख रहे हैं, सारे रिलीजन यही चीख रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब हम आते हैं वापस कि माइंड, बॉडी एंड सोल, तीनों एंगल से एस्ट्रोलॉजी किस तरह काम कर रही है, हमने आपको देखा। अब हम उस एग्जैक्ट मोमेंट पे चलते हैं जब आप सब पैदा हुए थे, मैं पैदा हुआ था, हमारा वो एग्जैक्ट लम्हा हो क्या रहा था उस वक्त अर्थ के ऊपर से कोई एक स्टार्स जिसको फेस कर रही थी अर्थ, तो वो कॉन्स्टलेशन कराएगी आपकी बॉडी साइन आपका। फ़र्ज़ करें अर्थ के ऊपर से पाइसेस गुजर रहा था, तो मैं पाइसियन बॉडी कहलाऊँगा। सही, मेरा बॉडी साइन पाइसेस होगा। अच्छा, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे जब मून जो था वो टॉरस कॉन्स्टलेशन को फेस कर रहा था, उस पर टॉरस एनर्जीज आ रही थी, तो मैं टॉरियन माइंड का बंदा कहलाऊँगा, यानी कि मेरा माइंड साइन जो होगा वो टॉरस होगा। अच्छा, इस एग्जैक्टली उस मोमेंट के ऊपर जो सन जो था वो लिब्रा को फेस कर रहा था, कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स को, तो मैं कहलाऊँगा, मेरी सोल जो है वो लिब्रा सोल है, मेरा सोल साइन लिब्रा है। ठीक है जी। और इन तीनों साइंस की मैकेनिज़्म और इनकी इम्पोर्टेंस और उस वक्त की एनर्जीज़ को अगर मैं किसी हद तक भी अंदाज़ा लगा सकूं या कैलकुलेट कर सकूं या जज कर सकूं या मैं रिड्यूस या रिवर्स कैलकुलेशन से निकाल सकूं, तो आई कैन हैव अ बेटर पिक्चर कि भाई अच्छा ठीक है, मैं इस टाइप की बॉडी रखता हूं,
इस टाइप का माइंड रखता हूँ और इस टाइप की सोल रखता हूँ, क्या फ़ायदा होगा उससे मुझे? ये जान के मैं दूसरों को मैं लॉजिकली माइंड बहुत तेज़ आदमी हूँ, मैं सारे फ्रॉड प्लान करना शुरू कर दूंगा? नहीं। मैं फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी का, मुझे पता चल गया एस्ट्रोलॉजिकल, तो मैं सबको मारना शुरू कर दूंगा? नहीं। मैं मफादात के लिए माइंडेड, मैंने कहा ये सब नहीं कर रहे हम, खुद को जानना है बेहतर। और अल्लाह ने कहा इसने खुद को पहचाना, उसने रब को पहचाना, और खुद को जानो ताकि तुम मुझको पहचानो। और उसने इसके इशारे भी दे दी कुरान में, वो भी हम बात कर रहे हैं थोड़ी देर में। तो आपने फ़र्ज़ करें पहचान लिया ऐना ने कि मेरा जो है वो टॉरियन माइंड है, ये स्कॉर्पियन माइंड है। जिस वक्त मैं पैदा हुई उस वक्त स्कॉर्पियन जो कॉन्स्टलेशन थी वो मून उसको फेस कर रहा था, तो मेरा माइंड स्कॉर्पियन माइंड है। क्या समझ में आना चाहिए इनको? पूरी ज़िंदगी इनको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मैं बहुत सारी चीज़ों में बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाऊँगी। स्कॉर्पियन माइंड्स आर एग्रेसिव, फ़ौरन तेज़ी से एग्रेसिव हो जाते हैं, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, तेज़ दिमाग होते हैं, चीज़ों में काम दिमाग तेज़ चलता है उनको। अच्छा फ़र्ज़ करें आप जब पैदा हुए तो सन जो है वो एक्वेरियस को फेस कर रहा था और आपकी सोल एक्वेरियन है। तो एक्वेरियन एनर्जीज़ को जब आप पढ़ेंगे, जो हिस्टोरिकल आपके पास डिटेलिंग आ रही है उनको स्टडी कर सकते हैं, या बहुत चीज़ें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। तो एक्वेरियन सोल मतलब वो सोल होती हैं जो हाईली स्पिरिचुअल साइड पे अपना जो इंक्लाइन रखती हैं। तो जब आप बड़े होंगे तो आपके ज़्यादा जो रुझान होगा वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग्स और चीज़ों फिनोमेना को समझने में होगा। तो ये आपको पहले से पता चल जाएगा, तो यू कैन प्लान योर लाइफ बेटर। यू कैन, इसको इसलिए थोड़ी बनाया गया कि मुझे पता चल गया एक्वेरियन सोल हूँ तो मैं जाके दो लोगों को गाता फिरूँ एक्वेरियन सोल हूँ, मैं कोई अवार्ड ले लूँ। जस्ट टू नो योर सेल्फ बेटर। हर नॉलेज का पर्पस मैंने बताया, हर इल्म का मकसद आगाही होता है। हर नॉलेज का पर्पस जो है वो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर नहीं है, यू आर बीइंग डिस्टॉर्टेड, आप अपने आप को तबाह कर रहे हैं। अगर है तो एस्ट्रोलॉजी भी अच्छा इल्म है, फिलॉसफी भी अच्छा इल्म है, बायोलॉजी भी अच्छा इल्म है। हर इल्म आपको वहाँ तक ग्रेटनेस तक, ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट किया 2-3 दफ़ा, आप लोग कल को गुमराही में ना जाएं और फिर कल को मुझे बुरा भला ना कहें कि एस्ट्रोलॉजी पे लेक्चर देते हैं, उन्होंने तो ये बात बताई नहीं थी, हम तो उस फ़ायदे उठाने लगे उससे। अच्छा फ़र्ज़ करें आप मक्किया जब पैदा हुई हैं तो उस वक्त जो बॉडी थी, अर्थ थी, ज़मीन कराची में पैदा हुई, कराची के ऊपर से जो है वो क्या कहते हैं, कौन कौन सी जेमिनाई गुजर रहा था कॉन्स्टलेशन। तो इनकी बॉडी जो है वो जेमिनियन बॉडी। तो इनको क्या समझना चाहिए कि जो जो जेमिनियन बॉडीज़ होती हैं जिनकी फ़र्ज़ करें लंग्स वीक रहते हैं, लंग्स वाली साइड जो है वीक रहती है, तो इनको पूरी ज़िंदगी पता होना चाहिए कि आई शुड टेक केयर ऑफ़ माई लंग्स। उन चीज़ों से बचूँ जो लंग्स की बीमारी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या उन चीज़ों को कंट्रोल में रखूँ, और मैं आई शुड बी कॉशियस अबाउट माई लंग्स। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी चीज़ों के बारे में अनकॉन्शियस हो जाए, लंग्स का बहुत ख्याल रखूँ लेकिन जो मैं किडनी में स्टोन्स हो गए मेरा 2 किलो, नहीं ऐसा नहीं। No, you should be more conscious about lungs compared to others, but you should be conscious about other things as well. यहाँ तक समझ में आई बात? तो ये कैसे पता चला? अच्छा, ये कैसे पता चला कि जी अगर जेमिनाई गुजर रहा है तो ऐसे बंदे की बॉडी जो है उसमें लंग्स वीक होंगे, अगर स्कॉर्पियन गुजर रहा है तो ऐसे, अगर वो मून स्कॉर्पियन माइंड है तो ऐसे बंदे का माइंड बहुत शार्प होगा। ये किसने डिसाइड किया? एम्पेरिकल साइंस, सूडो साइंस, ऑब्जर्वेशन, रिग्रेशन, 5 लाख साल के एक्सपीरियंशियल नॉलेज। जो एम्पेरिकल साइंसेज होती हैं या सूडो साइंसेज होती हैं वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं हो सकती। मैंने इतने ग्राम सल्फेट लिया, इतने ग्राम पोटेशियम लिया, उन दोनों को मिक्स किया तो ये मिक्सचर कंपाउंड बन गया, हैंस प्रूव्ड। नहीं, एम्पेरिकल साइंस आर डिफरेंट। उसमें जो जिन चीज़ों पे ये साइंसेज लगाई जा रही होती हैं वो लेबॉर्ट्री में टेस्ट नहीं किए जा सकते। यू डोंट हैव अ लेबॉर्ट्री जिसमें किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी गुजार के टेस्ट कर ली जाए। ये 90 साल गुजार के आप बोलो ये देखें जी स्कॉर्पियन माइंड था इसलिए ऐसे ऐसा भी नहीं, कैन नॉट डू इट। तो क्या तरीकाकार होता है? हर वो गुजरा हुआ जो पास्ट डाटा होता है, जो पास्ट ऑब्जर्वेशन होती हैं, उनको सामने रखते हुए आप रिग्रेशन क्रिएट करते हो या हाइपोथेसिस क्रिएट करते हो। मिसाल के तौर पे जुपिटर रूल्स वेल्थ, जिस बंदे के बर्थ चार्ट में जुपिटर स्ट्रांग होगा उसको पैसा मिलेगा। अब आपने उठा के हिस्ट्री में देख लिया, बिल गेट का बर्थ चार्ट बना के देखा, फला का बना के देखा, ओबामा का बना के देखा, इसका बना के देखा, उसको बना के देखा, सबके बर्थ चार्ट में आपको जुपिटर स्ट्रांग है, या 90% के बर्थ चार्ट में जुपिटर वहीं नज़र आ रहा है जहाँ ये बोला जा रहा है। तो क्या कहेंगे अब आप कहेंगे आप ये गलत है। अच्छा, वीनस रूल फेमिनिज्म, तो जब जब वीनस अपने इफेक्ट्स के ऊपर आ रहा है अर्थ के ऊपर, तब तब फीमेल्स जो हैं वो बेटर फील कर रही हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं यार, आउट ऑफ 100 फीमेल आई मेट 90 वर फीलिंग गुड, और जैसी वो वेनेजियन इफेक्ट गया 10 दिन बाद वो 100 फीमेल से दोबारा मैं मिला, उनमें से 90 जो खुश मिजाज थी वो चिड़चिड़ी होने अब नज़र आने लगी। क्या कहेंगे आप इन बिहेवियरल पैटर्न्स को? और क्या कोई लेबॉर्ट्री ऐसी जहाँ ये बिहेवियरल पैटर्न 5 लाख साल के ऊपर इस्टेब्लिश करके उसके ऊपर एनालिसिस निकाले जा सकते हैं
और क्या गारंटी है कि जो पिछले 5 लाख साल का डाटा वो मैं वेरीफाई कैसे करूं? तो यहाँ सूडो साइंसिस का ये प्रॉब्लम है। सच अ ह्यूज सैम्पल साइज, सच अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, सच अ ह्यूज, इतनी बड़ी ऑब्जर्वेशन है, इतने सारे, वो आप नहीं उसको प्लान करके नहीं चेक कर सकते। यहाँ तक समझ में आई बात? ठीक है जी। कोई ऐसा तो नहीं जो लेफ्ट आउट रह रहा हो, कंफ्यूज रह रहा हो, जिसको कोई बात समझ में ना आई हो, हजम ना हुई हो, अभी आप रेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, एंड में क्वेश्चन में हम बात कर लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गई? तो इस तरह पता चला जनाब कि अच्छा, जो पहले वाले तो उनको कैसे पता चला कि स्कॉर्पियन माइंड तेज होता है? ऑब्जर्वेशन। वो बता सकते, मैंने फ़र्ज़ करें मैं उन चंद लोगों में से हूँ जो 5 लाख साल पहले इस इफेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। इमेजिन, मैंने अपनी पूरी 70, उस वक्त तो ज़िंदगी सुना ज़्यादा होती थी, 200, 300, 500, 900 साल, फ़र्ज़ करें मैंने 100, 150 साल, समझ में आती है अपने को भी, हजम होती है। 150 साल मेरी ज़िंदगी, मैंने 150 साल में मैं कई 100, कई हज़ार लोगों से मिला, और मुझे इस इल्म में इंटरेस्ट डेवलप हो गई थी। तो मैंने सबके बर्थ चार्ट बनाने शुरू किया। अली, अच्छा कब पैदा हुए थे, एग्जैक्ट टाइम क्या था? अच्छा जी, उसमें एग्जैक्ट टाइम भी चाहिए होता है, कि अगर मैं 6 फरवरी 1882 को पैदा हुआ हूँ तो टाइम क्या था? तो मेरी वो वालदा बताएंगी, वो अपनी वालदा से पूछ सकता है। मेरी वालदा ने बताया रात 12:05 हो रही। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा 12:05 पे कौन सी कॉन्स्टलेशन गुजर रही थी? 5 लाख साल पुराना इल्म है माइंडेड। लोगों ने कैलकुलेशन, बाकायदा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके पूरे यूनिवर्स की कॉन्स्टलेशन की। ये मैप आपको उसको हम कहते हैं जंतरी उर्दू में, जो एस्ट्रोलॉजिकल लॉगरिदम होती है, वो आपको नेट पे ही मिल जाएगी। नेट पे अब तो इतने अच्छे कैलकुलेटर्स आ गए हैं, आप सिर्फ डेट वेट डालेंगे, यूँ करके बता देगा उस वक्त कौन सा प्लैनेट गुजर रहा था। 12:05 पे कराची, उसके एग्जैक्ट मैं लोकेशन बताऊंगा कि मैं गुलशन इकबाल या मलिर में पैदा हुआ, मैंने हाल अस्पताल में मेरी पैदाइश हुई थी। तो मैं वो लोकेशन डालूंगा गूगल पे, उसके एग्जैक्ट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाएगा जोग्राफिकल। तो वो एग्जैक्ट बता देगा आपको, उस कैलकुलेटर में डालेंगे कि उस वक्त। और अब तो साइंस इतनी तरक्की कर गई, सारी इस अर्थ की रोटेशन को, हमारे साल उनको रिवर्स कैलकुलेट करके बताता है, और पूरे मैकेनिज्म को भी रिवर्स कैलकुलेट करता है। तो वो एग्जैक्ट बता देगा रात 12:05 AM के ऊपर कराची के इस कोऑर्डिनेट के ऊपर कौन से प्लानिटरी पोजीशन प्लैनेट्स गुजर रहे थे, एग्जैक्ट बताएगा। फ़र्ज़ करें उस वक्त एक्वेरियस गुजर रहा था, तो मैं एक्वेरियन बॉडी का हामिल कहलाऊँगा। अगर मैं एक्वेरियन ही हूँ बेसिकली, और एक्वेरियन बॉडी में, तो उससे मुझे क्या पता चलेगा? ये डिटेलिंग जो मैंने आपको बताई बॉडी के बारे में। तो जो पहला बंदा था उसने कैसे ऑब्जर्व की? फ़र्ज़ करें मैं वो बंदा हूँ, मेरी 150 साल उम्र है, मुझे शौक चढ़ गया, अब मैं इनकी बर्थ चार्ट, सबके बर्थ चार्ट बना रहा हूँ। और उस वक्त वो ये कैलकुलेशन हैंड से होती थी, माइंडेड, और इतनी ज़्यादा प्रेसाइज भी नहीं थी, लेकिन लोग इतनी वर्किंग है प्रेसाइज भी थी। तो एंड से कैलकुलेशन करके चेक करते थे, अच्छा उस वक्त एक्वेरियस गुजरा था आपकी, अब वो इनकी पर्सनैलिटी पूरी ज़िंदगी ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेड्स देखेंगे इनकी, इस तरह कई 100 लोग, और वो ऑब्जर्वेशन कैरी फॉरवर्ड होंगे, आप आगे इल्म ट्रांसफ़र होगा। आने वाले एस्ट्रोलॉजर्स ने उन पे सो ऑन सो फोर्थ, ये पास ऑन होती चली गई। कभी गौर किया है इंडिया में एस्ट्रोलॉजी, वेस्ट में पागल है दुनिया एस्ट्रोलॉजी, पूरा वेस्ट पागल है एस्ट्रोलॉजिकल, भरे पड़े हैं यूट्यूब पे चार्ट, टॉपिक, लेक्चर, क्या क्या नहीं भरा पड़ा। और सबसे पुरानी एस्ट्रोलॉजी इंडियन कहलाते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी में भी फिर टाइप्स हैं, फिर इसमें अलग फड्डे हैं। एक कहता है, एस्ट्रोलॉजी कहती है कि पिछले 26,000 साल में यूनिवर्स में 0.5 या 1 डिग्री का टिल्ट आ चुका है। पूरे यूनिवर्स जो है वो थोड़ी सी टिल्ट हुई है, 1 डिग्री। तो आज हम जो कैलकुलेशन करते हैं उस 1 डिग्री के इफेक्ट को लेके कैलकुलेट करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजी का माइथोलॉजी मानती है कि नहीं, ऐसा टिल्ट नहीं आया है, आप 1 डिग्री, तो 1 डिग्री में कितना वेरिएशन आ जाता है, वो कैलकुलेशन आउट हो जाती हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी अलग कहती है, वो ज़्यादातर अर्थ या बॉडी एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाती है कि आपकी बॉडी ट्रेड्स क्या हैं, ये हफ्ता कैसा रहेगा, व्हाट डिसीजन यू शुड टेक एंड हाउ यू शुड टेक डिसीजन, वो इस पर फोकस करती है। इंडियन मूवीज़ में आपने देखा होगा, अक्सर जब उनके यहाँ शादी होती हैं और रिश्ते करने जाते हैं तो वो हमेशा बोलते हैं 36 गुण मिलाओ। 36 गुण क्या होते हैं? ये सारे एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन के तुम्हारे बर्थ चार्ट और इसकी बर्थ चार्ट रख के उसकी वेटेज निकाली जाती है। बर्थ चार्ट की एक वेटेज, जैसे स्टैटिस्टिक्स में निकालते हैं ना वेटेज, किसी भी चीज़ को वेट कर देते हैं आप, तो दोनों के जो एस्ट्रोलॉजिकल न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उनकी वेटेज निकालते हैं, उनको मैच करके देखते हैं कि क्या दोनों की वेटेज में ज़्यादा रिग्रेशन आ रही है तो ये कपल मैच नहीं करेगा, और अगर रिग्रेशन नहीं आ रही तो कपल अच्छा रहेगा। तो उसको कहते हैं 36 में से 34 गुण मिल रहे हैं, या 32 गुण मिल रहे हैं, या 36 के 36 गुण मिल रहे हैं। और किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में उनको लगता है कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है जो
गड़बड़ लग रही है और वो मैच नहीं करती उनके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज की वजह से, वो कहते हैं ये रिश्ता सही नहीं रहेगा, शनि आया हुआ इसके अंदर है, हाँ, या राहु और कीतु जो है वो मसले कर रहे हैं, ये सारे उनके टर्म्स हैं, वो उनके टर्म्स हैं चीज़ों को समझने की। राहु और कीतु को वेस्टर्न लोग जो बोलते हैं नॉर्थ नोट और साउथ नोट, सही है जी। तो ये सबकी अंडरस्टैंडिंग है। दुनिया में वाइडली स्प्रेड ये सब्जेक्ट जो है वो स्टडी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम हो रहा है इसके ऊपर डिग्रीज दी जाती है बैचलर्स की, इसके ऊपर ट्रेनिंग होती हैं। पाकिस्तान में इतना नहीं होता, इंडिया में बहुत होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से सिखाता है। मुझे जितने नज़र आए मेजॉरिटी, बहुत कम लोग ऐसे मिले जो इस इल्म को सीखने के बाद ख़ुद को बेहतर करना चाहते हैं। मेजॉरिटी का मकसद ये नज़र आता है कि वो इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बेनिफिशियल होना चाहते हैं, बेनिफिट इन द सेंस ऑफ कि वो लालची बेनिफिट उठाना चाहते हैं। उनको वाकई कुछ नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बस हमें एस्ट्रोलॉजिकली बता दो ये शादी कैसे होगी, या मैं एस्ट्रोलॉजी जान जाऊँ तो मुझे पता चल जाए मेरा बिज़नेस सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या इसमें खूब पैसा कमाऊँगा नहीं कमाऊँगा मैं, क्या मैं इंग्लैंड जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, मेरा वीज़ा लगेगा, ये सारे मकासद क्या हैं। सो वो क्या कहते हैं, पर्पस जस्टिफाइज कि आप किस मकसद के लिए क्या काम करो। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब मैं इसको थोड़ा रैप अप करता हूँ, आता हूँ मैं रिलीजियस साइड के ऊपर, ताकि आपका माइंड में अगर कोई इंतशार है वो भी क्लियर हो जाए, एंड देन वी गो टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर्स। तो मैंने रेफरेंस के लिए कुछ 34 आयतें मुझे ऐसी मिली हैं कुरान के अंदर जो मोर और लेस रेफ़र करती हैं। आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट शेयर भी कर सकता हूँ आपके साथ। 34 आयतें ऐसी हैं जिनमें बहुत क्लियरली जिक्र किया गया आसमान, चाँद, सूरज, इनकी मूवमेंट, इनकी अंडरस्टैंडिंग, इनकी प्लेसमेंट, इनका मैकेनिज़्म, और इशारा किया गया कि इन पे तुम गौर करो। दे हैव ह्यूज एंड वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज हिडन इन देम। मैं आयतों को रेफ़र कर देता हूँ। अच्छा, एक तो सूरह यूसुफ में जिक्र किया गया है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद साहब को कहा, ओ माय फादर आई डिड सी 11 स्टार, जो कहते हैं ख्वाब देखा था यूसुफ ने, 11 सितारे देखे थे, 11 भाई। तो वाई 11 सितारे क्यों नहीं, 11 भेड़े देख लेते वो। अब ये कुरान की हिकमत है, वो रेफ़र कर रहा है, इस तरह भी कर रहा है एग्जाम्पल के ज़रिए। सूरह यूसुफ में आपको मिलेगा, सूरह राद में मिलेगा, सूरह इब्राहिम में इसका जिक्र मिलेगा। आप चाहो जो लिख रहे हैं मैं उसकी आयत नंबर भी कोट करता जाता हूँ। सूरह यूसुफ आयत नंबर 4, सूरह राद आयत नंबर 2, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 33, सूरह नहल आयत 12, सूरह अंबिया आयत 33, सूरह हज आयत 18, इसमें आपको मिलेगा सूरह अनकबूत आयत 61, सूरह लुकमान आयत 29। अगर कुछ याद रख सकें याद रख लें, जो लिख सकें लिख लें, घर जाके चेक कर लीजिएगा। और सूरह फातिर आयत नंबर 13, सूरह यासीन आयत 39, सूरह यासीन आयत 40, सूरह अज़्ज़ुम्र आयत 5, सूरह बकरा 189, सूरह अनाम 79, सूरह अनाम 96, सूरह आराफ 54, और बहुत सारी हैं। अगर बोलेंगे पर्सनली तो मैं आपको रेफ़र कर दूंगा। सूरह रहमान की एक आयत है, उसको मैं कोट कर दूंगा, 2-4 कोट कर देता हूँ। सूरज और चाँद एक मुतय्यन रास्ता फॉलो करते हैं, सूरह रहमान आयत नंबर 5। सूरह कमर के अंदर आयत नंबर 1, क़यामत का दिन उस वक्त तक नहीं आएगा जब तक चाँद जो है वो फट नहीं पड़ेगा। सूरह क़यामा एंड द मून इज़ बरीड इन डार्कनेस, ये बहुत सारी सूरतें रेफ़र करती हैं मून के फेजेस के ऊपर, कि वो कब डार्क मून होता है, कब मून लाइट करता है। क्या तुमने देखा नहीं, हमने मून को, चाँद को किस तरह रोशन कर दिया। सूरह अनाम, व्हेन ही सॉ द मून राइजिंग इन स्प्लेंडर ही सेड दिस इज़ माई लॉर्ड, बट व्हेन द मून सेट ही सेड अनलेस माई लॉर्ड गाइड्स मी आई शैल श्योरली बी अमंग द डिस्पर्स्ड वंस। यानी कि ये भी ऐसी भी आयतें हैं इसके अंदर जिसमें ये बताया गया कि जो वो लोग जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी को या इन प्लैनेट्स, इन कॉन्स्टलेशन, इन स्टार्स को खुदा माना और इनकी पूजा शुरू कर दी, वो लोग गुमराह हुए। और ऐसी भी आयतें हैं जो इन सितारों की इंपॉर्टेंस को बताती हैं, जो मैंने बताया था, ए इब्राहिम उतरो और सितारों को देख के रास्ता तलाश करो। जो लोग हमारे हिकमत रखते हैं वो आसमानों पर गौर व फिक्र करने वाले हैं और इल्म रखते हैं। तो ये सारी आयतें आप रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैच पॉइंट बिफोर आई क्लोज दिस सेशन, मैंने आपको इन डिटेल एस्ट्रोलॉजी वो अगर आप ये समझ के आते हैं मैं बर्ड चार्ट बनाना सिखाऊंगा, तो वो मैंने नहीं सिखाई आपको, ना वो मकसद है।
हाँ, नाउ यू हैव अ फेयर आइडिया एस्ट्रोलॉजी है क्या, काम किस तरह करती है। आइदर यू आर कन्विंस्ड, और या आज आपके बाद बोलेंगे भाई ठीक है ये सब भी सुना, मेरे दिल को नहीं भरा, बाढ़ में जाए एस्ट्रोलॉजी, या टोटली नॉन कन्विंस और ख़त्म, फॉरगेट इट फॉर द लाइफ टाइम। और समझ में आ गया ओके हर इल्म की औकात होती है, इसकी औकात ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट इल्म है। मैं ही नहीं कह रहा इसके बाद सबको एस्ट्रोलॉजी सीख लेनी चाहिए, बट यू हैव अ वेरी बेसिक आइडिया कि यार ये जो एस्ट्रोलॉजी बकबक करते रहते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, डिस्टर्ब नहीं होंगे, एस्ट्रोलॉजी के इफेक्ट मुझ तक कैसे आ रहे हैं और आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप इसको जानें, आप बगैर इसके जाने में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद को जानने के इतने मुतलाशी हैं, इतने ज़्यादा डेडिकेशन रखते हैं, तो फिर आप मेरी तरह इल्म तक पहुँचेंगे। एक वक्त था कि मेरा जुमला ही होता था एस्ट्रोलॉजी 2 नंबर तरीन चीज़ है, और मैं एस्ट्रोलॉजी को मानना व बकवास ये सब शिर्क है। और एक वक्त ये मैं एस्ट्रोलॉजी पे लेक्चर दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा सफ़र नहीं है तो आप लोग भी अगर चाहें तो इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। ये एक बेसिक लेक्चर है, हम और इसको डिग आउट कर सकते हैं, हम यहाँ तक भी डिस्कस कर सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकली क्या क्या पॉसिबल है जानना। और कुरान के अंदर जो सूफिया कहते हैं, औलिया कराम जो रेफ़र करते हैं कि अजमाली तौर पर 6000 उलूम कुरान के अंदर मौजूद है। 6000 उलूम, 6000 इल्म कुरान से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लॉजिकली, स्पिरिचुअली नहीं। और उन 6000 उलूम में से किसी भी एक इल्म का जिक्र डायरेक्टली कुरान में नहीं है जो उसमें से निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसका नाम एक वाहिद इल्म है एस्ट्रोलॉजी जिसके ऊपर पूरी सूरत उसके नाम पर रखी गई। डिड यू एवर नो मकिया? सूरह अल बुरूज, बुरूज मीन्स कॉन्स्टलेशन, सितारों को कहा जाता है, क्योंकि आप रही हैं सऊदी अरब में, यू माइट नो दिस वर्ड। तो सूरह बुरूज, और उसकी पहली आयत में कसम खाता है अल्लाह ताला, मुझे सितारों के झुरमट यानी कि कॉन्स्टलेशन की कसम। और उसके फ़ौरन बाद एक सूरत है सूरह तारिक, उसकी भी पहली चंद आयत जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें चांद और सितारों के कॉन्स्टलेशन की कसम भी खाई है, रेफ़र भी किया है। और क्या तुम गौर नहीं करते जब वो ऐसे होती हैं, जब चांद गायब हो जाता है और चांद को हम अपेयर करते हैं, चांद और सूरज एक आयत में अल्लाह ये भी फरमाता है कि क्या तुम गौर नहीं करते कि पूरी कायनात किस तरह अपने वर्किंग में, यानी कि अपने फंक्शन में हर कायनात का कंपोनेंट अलग अलग है, लेकिन अपने वर्किंग में हार्मोनाइज्ड है, जिसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहते हैं। हर कायनात का जो भी चीज़ एक मखलूक अल्लाह ने बनाई है, चांद, सूरज, प्लैनेट, फलां स्टार, इंसान, जानवर, सारी मखलूक़ात, हर चीज़ को आप अगर अलग अलग करके देखें वो इंटायरली डिफरेंट है दूसरी चीज़ से, लेकिन दे ऑल कम टुगेदर इन हार्मनी टू रन दिस यूनिवर्स। अगर हम सूरज को अपने कमांड के ताबे ना रखें तो वो अलग भाग जाएगा, चांद अलग भाग जाएगा, दे विल नॉट बी हार्मोनाइज। आप देखिए कितनी ज़बरदस्त हारमोनी, सूरज के इर्द गिर्द ज़मीन घूम रही है, ज़मीन के इर्द गिर्द चांद घूम रहा है, ये सब किसी और के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बाकी सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, टकरा नहीं रहा है, लड़खड़ा नहीं रहा है, ये तो परफेक्ट हारमोनी में काम कर रहे हैं। इस हारमोनी की अंडरस्टैंडिंग को रेफ़र किया गया एज एन एस्ट्रोलॉजी। कुरान में और भी बहुत सारे इशारे दिए गए, कभी हम इस पे लेक्चर रखेंगे तो कुरान को अंडरस्टैंड किस किस एस्पेक्ट से करना चाहिए, तो आपको भी शायद अंदाज़ा होगा कि अब जब मैं कह रहा हूँ कि 6000 उलूम कुरान से एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें डायरेक्ट जिक्र नहीं, ऐसी अजीब सी बात है, लेकिन हो सकते हैं, ये बात ट्रू है। तो बहुत सारी बातें कह के नहीं कही जाती, ना कह के भी कह दी जाती हैं, और बहुत सारी बातें कह के और ना कहने के बीच में कही जाती हैं, इन बिटवीन द लाइन्स। बस यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये इल्म निकालने का तरीका है। भाई एक तो मैंने कह दिया भाई आप ऐसे बैठ जाइए सीधे होके, एक कह दिया भाई आप नहीं बैठिए ऐसे, एक भाई बैठने वाला देख लेता है बैठने का तरीका, एक इन बिटवीन द लाइन। कि यही 3 तरीके हैं बात करने के, गुफ्तगू करने, कह के कह दिया, ना कह के भी कह दिया, और कहने के बीच में भी कह दिया, नहीं और भी तरीके। मैंने वो कहा और जो कुछ नहीं कहा उसमें से सब वो सब एक्सट्रैक्ट कर लें जो मैं कहना चाह रहा था, इन्वर्स कन्वर्सेशन, बहुत सारे तरीके, कभी कभी इस पे बात करेंगे। तो अच्छा, यहाँ पे मेरे ख्याल में और तो कोई एरिया नहीं रह गया जो आपको एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ। सवाल आप जो करना चाहें वो कर लीजिएगा। आपको मैंने ये बता दिया उसका पर्पस क्या है, ये क्यों इंटरेस्ट का हामिल बना मेरे लिए, हैरत अंगेज़ पॉइंट आपको मैंने बता दिए। उसके बाद ये 5 लाख साल से किस तरह इवॉल्व होता हुआ आ रहा है, इस पर हमने बात कर ली। सूडो साइंस है, एम्पेरिकल साइंस है, किस तरह इसको स्टडी किया गया ये भी बता दिया। उसके वर्किंग मैकेनिज़्म को मैंने प्रूव कर दिया कि किस तरह एनर्जीज़ आ रही हैं, इफ़ेक्ट कर रही हैं। हाँ, ये माइंड में रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इल्म, इसको सबसे मुश्किल तरीन इल्म क्यों कहा गया है?
जितना भी आपने अभी जो कुछ मेरे मुंह से सुना, दिस इज़ नो जोक। यहाँ पे हम इंसान मादी चीज़ों का हिसाब रखने में चूक जाते हैं, डिस्क्रीट चीज़ों का हिसाब रखने में चूक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। Here we are talking about continuous energy flow and its impact upon material things. This is no joke. और उसका जो साइज़ है, जिसकी जो उसका पैरामीटर है, स्कोप है, इट्स यूनिवर्सल, इट्स सो ह्यूज, इतना बड़ा है कि इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी एस्ट्रोलॉजी की बदौलत हम उसमें से कुछ डाटा या कुछ हद तक अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। अच्छा है ना, आपको वो जो आपने वाक़या सुना है कि एक वक्त में कौम थी, हज़रत जिब्राइल को अल्लाह ताला ने भेजा कि इसको जाके पलट दो। और डज एनीबडी नो कौन सी कौम की बात की जाती है? देखिए आप वाक़या सुना है वाक़या सुना और हम आगे, आप में से कोई बता सकता है? लूत अलैहिस्सलाम की कौम, कौन सा शहर, कौन सा मुल्क बसा करता था, उसका नाम बता सकते? आप सबने अगर हिस्ट्री पढ़ी, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, फिल्में में देखी, वहाँ पे भी सुना होगा, एक बहुत कदीम शहर गुजरा है जो इल्म और सकाफ़त का मरकज़ एक दुनिया में एक वक्त में माना जाता था। उस शहर का नाम था बाबुल, बेबल कहते हैं उसको इंग्लिश में। सुना है आप में से किसी ने नाम? बेबल के बारे में ये वाक़या कहा जाता है। और आज से 5000 से 7000 साल पहले ये कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि 5000 साल, लेकिन जो रेफरेंसेस मिलती हैं, जो मिथ्स मिलते हैं, जो माइथोलॉजीज मिलती हैं, उसमें ये हमें पता चलता है कि 5 से 7000 साल पहले जो कौम शहर बाबुल, बेबीलोनियन एम्पायर के अंदर बसता था ये शहर बेबल, उसके अंदर के जो लोग थे वो इतने ज़्यादा इल्म रखने वाले हो गए थे कि वो कैलकुलेट करके हर चीज़ मालूम कर लेते कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है। नाउ यू एग्जैक्टली नो वो किस चीज़ से कैलकुलेट करते थे और किस तरह कर पाते होंगे, हैव अ फेयर आइडिया ना हो, और वो वाकई कर लेते थे। ये भी आपको यकीन आ गया होगा आज कि जब इंसान 5 लाख साल से ये अंडरस्टैंडिंग ले रहा है कॉन्स्टलेशन की, तो वो ये डिड्यूस कर सकता है। अच्छा चलें, अब थोड़ी तफरी, मुस्कुराहट है और इंटरेस्ट लेवल ज़रा हाई एकदम पीक पे करते हैं। जितना आपने एस्ट्रोलॉजी सुनी, गिव मी एन आइडिया, वो कैसे कैलकुलेट कर लेते थे कि जिब्राइल कहाँ पे खड़ा था? जो भी आपको समझ में आया एस्ट्रोलॉजिकली, कॉमन सेंस लगाई। कैसे वो, चले मैं आसान करता हूँ, वो रिवर्स कैलकुलेशन करते थे, वो डिड्यूस करते थे। क्या कहते हैं रिवर्स पे? इंड्यूस कहते हैं, डिड्यूस करते हैं। जिब्राइल एक एनर्जी है, वो कहाँ है उनको ये नहीं जानना वो कहाँ है, बाकी सब क्या हो रहा है यूनिवर्स में वो कैलकुलेट कर लो, जो बच जाएगा वो पता चल जाएगा जिब्राइल। तो वाकई ऐसे तो मशहूर है, उन्होंने कैलकुलेट किया वहाँ यहाँ वहाँ, मतलब सब जगह छान लिया, वहाँ कोई ऐसी हमें मूवमेंट एनर्जी की नज़र नहीं आ रही अनयूजुअल हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक, तो व्हाट इज़ लेफ्ट इज़ दिस प्लेस, तो फिर वो एनर्जी यही है, रिड्यूस किया ना। अच्छा यहाँ तक तो बस, और क्या चीतापना उनके अंदर था, वो क्यों कैसे रिड्यूस कर रहे थे, एस्ट्रोलॉजिकली कैसे रिड्यूस कर रहे थे? वो प्लॉट कर रहे थे सारी एनर्जीज को, उनको सारी कॉन्स्टलेशन की एनर्जी चैनलिंग, उनकी प्लेसमेंट, उनकी मूवमेंट एग्जैक्ट रटी हुई थी ऑन देयर फिंगर टिप्स। तो कौन सी कॉन्स्टलेशन कब किस तरह मूव करती है, उसके क्या इफेक्ट इन चीज़ों पे आते हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ से रिवर्स इफेक्ट, किन कॉन्स्टलेशन के इफेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, वो सब रिवर्स कैलकुलेट करके 2 मिनट चंद मिनटों में, चंद घंटों में बता सकते थे कि भाई ये एनर्जी इस वक्त कहाँ खड़ी हुई। दिस इज़ हाउ दे सेट के जिब्राइल यहाँ पे, या तो आप हैं या हम हैं, ये जो वाक्य आपने सुना। बहरहाल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस की ये तक लेवल है। अब इस पे कौन लोग पहुँचते हैं, कितने पहुँचते हैं, मेरी जो अदना सी जो मुशाहिदा है और रिसर्च है, या जो मैंने पढ़ा है, या जो मुझ तक इल्म पहुँचा है थोड़ा बहुत, तो मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी तो उसमें जितने भी औलिया इकराम गुजरे हैं, ज़्यादातर आप नाम लें किसी का भी और आप उसकी हिस्ट्री उठा के पढ़ लीजिए, मेजॉरिटी, मैं नहीं कह रहा नॉट ऑल, मेजॉरिटी जिनको मैं समझता हूँ वाकई में, वो सबको एस्ट्रोलॉजी पे कमांड जरूर था। इसलिए वो कायनाती लोग भी कहलाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा थी। और जितने भी मिस्टिक्स गुजरे वेस्ट के अंदर, औलिया तो हम इधर कहते हैं ना अपने ईस्ट में, ये बाबा फलां और शेख अब्दुल कादिर जिलानी और दाता फरीद शकन, इनको हटा दीजिए, वेस्ट चले जाइए,
एरिस्टोटल, सॉक्रेट्स, लोगो और क्या कहते हैं पाइथागोरस और जितने भी इस तरह के मिस्टिकल लोग गुजरे हैं हिस्ट्री में, वो सब को एस्ट्रोलॉजी आती थी। और ये एस्ट्रोलॉजी पहले कंपलसरी होता था, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी आती हो तो आपको मैथमेटिक्स भी आती हो। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम नहीं थे पहले। यू हैड टू फिजिकली कैलकुलेट मैथमेटिकली कि ये कॉन्स्टलेशन किस वक्त कहाँ जाएगी, कौन से दिन में। हो गई यहाँ तक बात? अब मैं बात ख़त्म करता हूँ और आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं, तो मंजा एंजॉय करिए। क्या दिन क्या है आज? क्या क्या बोला आपने? इंग्लिश में बोले। क्या डे है? सन। स्पेलिंग क्या है इसकी? किसके नाम पे रखा गया है? टुडे इज संडे। सन की एनर्जीज आ रही हैं इसलिए संडे कहते हैं। कल क्या होगा? किसके ऊपर रखा गया? और फिर ट्यूसडे मार्स डे, फिर वेडनेसडे मर्क्यूरी डे, फिर थर्सडे वीनस जुपिटर डे, फिर फ्राइडे वीनस डे, फिर सैटर्न डे, फिर संडे। 7 दिन, 7 प्लैनेट की एनर्जीज जो आपके अर्थ पे आती हैं उनके नाम पे आपने दिन रखा हुआ है। क्यों हिंदू कहते हैं शनिवार को बुधवार? बुध क्या है? मर्क्यूरी। और अच्छा बोलेंगे ये तो गोरों की एस्ट्रोलॉजी आप बता रहे हैं, गोरों ने लिखे हैं ये नाम। तो हमारे इस्लामिक अरबिक नाम उठाइए सारे, ये जो आप जुम्मा, हफ्ता, इतवार, इस्लामिक अरबिक में तो एग्जैक्टली नहीं होते। क्या होते हैं मक्किया? सब सैटरडे को कहते हैं। इन सारे अरबिक वर्ड की जाके जो कुरैशिक इंटेलेक्ट उसमें मीनिंग निकाल के देखिए, ये भी उन्हीं को रेफर करता। जुम्मा रेफर्स टू विनीशियन एनर्जी, वीनस, अरबिक के अंदर। और सिर्फ अरबिक और इंग्लिश में नहीं, इवन हिंदू माइथोलॉजी में, जिस दुनिया की जिस माइथोलॉजी में जाए, कोइंसिडेंट ना। अब थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ये हैरत अंगेज बात है। अच्छा, पुराने ज़माने के लोग जो है ना वो अच्छा गुमराही कहाँ फैली एस्ट्रोलॉजी? पुराने ज़माने के लोग समझते थे ये सारे जो प्लैनेट्स या एनर्जीज हमें नज़र आ रही है स्टार में, ये गॉड्स हैं, ये रूल करते हैं। इतनी उनकी ऑब्जर्वेशन थी, तो वो उनकी एनर्जीज़ को पूजने लगे। अब कोई भी चीज़ को पूजने जाए तो उसके 2 तरीके होते हैं, या तो उसको आप प्रेस करें, जैसे हम अल्लाह को याद करते हैं या उससे ताल्लुक़ जोड़ते हैं, तो सजदा हम अल्लाह को करते हैं, अल्लाह को ही करते हैं। ये फिज़िकली किसको करते हैं? काबा को करते हैं। तो हमें फिज़िकली कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत पुरानी हज़ारों साल पहले गुमराही आप लोगों के अंदर। डोंट ट्राई टू कन्विंस एनीबडी विद दिस लॉजिक या विद दिस अंडरस्टैंडिंग, वरना आप फंसेंगे। पुराने ज़माने के लोग जब किसी एनर्जीज़ को पोस्ट्रेट करते थे या पूजते थे या उनकी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करते थे, तो उनके पास और कोई तरीका नहीं था। वो फिज़िकल उसके बुत बना के उसको हिस्ट्री उठाइए, जितने भी आपको ग्रीक गॉड्स मिलते हैं, दे ऑल रेफर्स टू प्लैनेटरी एनर्जीज। गॉड, रा, आइजिस, जितने भी, और फ्री मेसन, इल्यूमिनाटी, ये सारी एनर्जी। अब ये फ्री मेसन, इल्यूमिनाटी वो जाहिल के बच्चे हैं जो उन एनर्जीज़ की ग्रेटनेस को समझने के बताया, और जो ग्रेटेस्ट गॉड है, जो एक्चुअल गॉड है अल्लाह ताला, जिसको हम अंग्रेज़ गॉड कहते हैं, उसकी ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करने के बजाय उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन एनर्जीज़ की पावर्स को अपनी ज़ाती, उनकी नफसानी ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करना चाहा। एक तो मकसद ख़राब, दूसरा उन्होंने इनको पूजना शुरू कर दिया। इनकी सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाई, ये जो गॉड्स बनाए, ग्रीक गॉड्स जितने भी आप देखते हैं, ममीज़ बने हुए, जितने भी इजिप्ट के अंदर ये पिरामिड्स बने हुए, ये सारे ग्रीक गॉड्स, जितने भी बेबीलोनियन गॉड्स थे ग्रीस के अंदर, एथेंस के, इन्होंने सारे वो गॉड्स बना के उन एनर्जीज़ को पूजना शुरू किया। मैंने एक ग्रुप में एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के उसमें जो ना सारे मैंने तीनों, हर मुल्क के अंदर जो 3 गॉड्स मेन माने जाते हैं उनके नाम क्या आते हैं और किन एनर्जीज़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर सन, मून और अर्थ, इन तीनों एनर्जीज़ को वो पूछते थे और उनकी एनर्जीज़ बना कर। और बहुत सारे जो मज़ाहिब थे या पैगनिस्टिक रिलीजन थे, गैर इल्हामी मज़हब जो थे, गैर डिवाइन, इनकी किताबें नहीं होती, उन मज़ाहिब में इन एनर्जीज़ को, इन प्लैनेट्स की एनर्जीज़ को जब उन्होंने इतना पावरफुल देखा, अंडरस्टैंड किया, तो इनकी फ़िज़िकल या क्या कहते हैं, इनको पर्सोनिफाई करके इनकी पूजा शुरू कर दी। वो सन गॉड रा, विनीशियन गॉड आइजिस, इस तरह के उन्होंने नाम बना के उनके,
और ये सारी माइथोलॉजीज़ फिर पकती गई, उसके ऊपर लॉजिक, उसके ऊपर लॉजिक। आज जो हमारे सामने इवन जो गलत नॉलेज है वो भी इतनी गलत और डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पड़ी हुई है कि उन गलत नॉलेज रखने वालों को भी तमीज़ नहीं है कि हम एक गलत नॉलेज की भी गलत फॉर्म फॉलो कर रहे हैं। ये लेवल हमारा हो चुका है। छोड़ दी सही नॉलेज तो अस्तगफिरुल्लाह कैसी बात कर दी आपने, सही नॉलेज सही हम तक पहुँचेगी। मैं तो कह रहा हूँ जो गलत नॉलेज थी उसकी भी एंगे आप ये जो काला जादू और ये जादू की जो सारे मंत्र लेके आए थे ना, हारूद मारूद, जो बुक ऑफ सोलोमन के अंदर अल्लाह उन्होंने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने लिख के उसको सील कर दिया था और फिर अपने हैकल में बॉक्स में बंद करके दफना दिया था जिन्नात के ज़रिए, ताकि आइंदा कोई उसको इस्तेमाल ना कर सके। और फिर फ्रीमेसन इल्यूमिनाटीज़ ने 13वीं सदी के अंदर नाइट टेम्पलर्स ने उस संदूक को हासिल किया, उस बुक को निकाल के ले गए, उसमें सारे पढ़े, उन्होंने मंत्र और इंसानियत पर जो है वो कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। बहुत सही बात है किसी हद तक। उसमें मंत्र क्या थे? द बुक ऑफ डेड भी उसको कहते हैं, द बुक ऑफ सैटन भी उसको कहते हैं, द बुक ऑफ सोलोमन भी उसको कहते हैं। उसमें क्या था? वो सारे तरीके थे जिससे इंसान और इंसानियत की नफ्स को हायर लेवल पे कंट्रोल किया जा सकता है। चले मैं बता दूँ, जादू सारा इसी को कहते हैं। तो उसमें से जो रियल माल पानी निकला था ना, ये ओरिजिनल जो मंत्र निकले थे, वो भी साले गंदे हो गए, वो भी ओरिजिनल मौजूद नहीं है। बिकॉज आई हैपन टू रीड अ पार्ट ऑफ दैट बुक, मुझे पढ़ने का उसको इत्तेफाक हुआ, बहुत थोड़ा सा तर्जुमा उसका ट्रांसलेशन के, तो आज से आइडिया हुआ हाउ डज इट ऑल वर्क और मैकेनिज्म, तो लोगों ने उसको भी गंदा कर दिया। तो हालत तो हमारी ये है, छोड़ दें एस्ट्रोलॉजी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंची नहीं पहुंची। तो बहरहाल ये फूड फॉर थॉट मैं आपको दे जा रहा हूँ। दिनों के नाम भी उन्हीं प्लानिटरी एनर्जीज पे लिखे हो, दिनों के नहीं, बहुत सारी चीज़ों के नाम आपके उन्हीं एनर्जीज पे रखे। इवन आपके मंथ्स के नाम भी हैं, वो ग्रुप ऑफ प्लानिटरी और स्टार एनर्जीज की जो चैनलिंग होती है उन एनर्जीज़ के ऊपर रखे गए हैं आपके मंथ्स के नाम भी। और ईयर कैलकुलेशन, अच्छा ईयर किससे कैलकुलेट करते हैं आप? मंथ किसकी मूवमेंट से कैलकुलेट करते हैं? डेज और आवर किसकी मूवमेंट से कैलकुलेट करते हैं? प्लानिटरी बॉडीज, स्टार्स। एक हमारा प्लानिट जो अर्थ है जिसके हम बैठे हुए हैं, जिसके ऊपर, ये एक स्टार के अगेंस्ट कितनी देर में चक्कर कैलकुलेट करता है, उसको हम डे कहते हैं। या कितनी देर में रोटेट करता है अपने ऑर्बिट में, उसको हम डे कहते हैं। और कितनी देर में उसके पूरे इर्द गिर्द चक्कर कैलकुलेट घुमाता है, उसको हम ईयर कहते हैं। तो अभी भी हम एस्ट्रोलॉजी, ये सब एस्ट्रोलॉजी है, इट्स ऑल पार्ट। वो अलग बात है, अब एस्ट्रोलॉजी सिर्फ रह गई है, ये हफ्ता कैसा रहेगा उसको भी गंदा कर दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन ये सब एस्ट्रोलॉजी। और शाम हो जाए मैं आपको इसकी इतनी डिटेलिंग बता सकता हूँ कि किस तरह एनर्जीज कैलकुलेट होती हैं, क्यों कहा जाता है। अच्छा, फिर प्लैनेट की मूवमेंट क्या होती है। फिर हम जो मुझे जानते हो, सुनते होंगे अक्सर मेरे मुँह से, भाई मर्क्यूरी रेट्रोगेड होने वाला है, वीनस रेट्रोगेड हो गया, जुपिटर रेट्रोगेड हो गया, राहु केतु आउट, यानी नॉर्थ साउथ नोट आउट हो गए, मून रेट्रोगेड हो गया। अच्छा, मून, ब्लड मून क्या होता है अक्सर सुनते हैं। अच्छा, और ग्रहण क्यों? अच्छा, एस्ट्रोलॉजी बकवास तरीन जो है नॉलेज है, ये सब शिर्क है। अम्मी कह रही थी चांद ग्रहण होने वाला, कैंची मत चलाना। क्यों भाई? क्यों इतनी कॉन्ट्रडिक्टिव, हम कितनी कॉन्ट्रडिक्टरी नॉलेज रखते हैं और अब हम सोचते भी नहीं हैं। अच्छा जी, फला खातून प्रेग्नेंट है, चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण होने वाला है, बिल्कुल पढ़ती रहो, कुरान पढ़ती रहो। क्यों? आप तो एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, शिर्क है, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? क्यों कुरान से उसको सेव कर रहे हो आप अपने आपको क्यों यकीन आ रहा है कि ग्रहण कुछ नहीं होना चाहिए? फिर तो ग्रहण से होता है। और कितनी मिसालें दूँ बताइए। आपकी जितनी भी ओल्ड मिथ्स आप सुनते आ रहे हैं, उन सब का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से मेजॉरिटी का है, और लिंक करती हूँ किसी ना किसी तरह। लेकिन आपको क्योंकि इल्म पूरा नहीं है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन बड़े वजह से बोलते हैं, यार ये एस्ट्रोलॉजी में। अब कुछ लोगों ने मुझे बोला, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ा, आप यू एस्ट्रोलॉजर? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कहीं से नहीं, आई एम नॉट एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ा रहा है? मैंने कहा इल्म है। आपने क्यों पढ़ी? मैंने कहा इल्म है, इसलिए जानने के लिए पढ़ी भाई। नहीं क्या ये एक माइंडसेट है ना, जिसने भी एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है वो एस्ट्रोलॉजर है। मैं तो नहीं प्रैक्टिस करता, आप में से किसी ने देखा मुझे प्रैक्टिस करते हुए? बर्थ, अच्छा, बर्थ चार्ट क्या होता है? जब आप पैदा हुए, आप जिस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में आपका वजूद आया, उस वक्त सूरज, चांद और ज़मीन की पोजीशनिंग क्या थी, वो किसको फेस कर रहे थे, जो उन पे एनर्जीज आ रही थी, वो आपकी बर्थ चार्ट बनेगी। वो एक बेसिकली एक ब्लूप्रिंट आपको मिलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ अ पर्सन एज इन फिजिकली यू आर, आपकी जिस्मानी तौर पे आप कैसी शख्सियत हैं, रूहानी तौर पे आप कैसी शख्सियत हैं, और अकली तौर पर आप कैसी शख्सियत के हामिल होंगे। और फिर आप उसको किस, अच्छा ये तो एक बात हो गई। अब फ़र्ज़ करें मैं दिमागी अकली तौर पर एक क्रिएटिव माइंड इंसान था जब मैं पैदा हुआ, मेरे एक अल्लाह ने, बनाने वाले ने, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी मैंने समझा कि बनाने वाले ने मुझे एक क्रिएटिव माइंड दिया, मुझे समझ में आ गई। लेकिन मुझे क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का इल्म नहीं था, मुझे पता नहीं था कि मैं क्रिएटिव माइंड हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी जो है फाइनेंशियल माइंड में लगा रहा हूँ।
हिसाब किताब वाली काम नौकरी में लगा रहा, जलील हो गया। मैं फ़र्ज़ करें मैंने फाइनेंशियल डिग्री कर ली, नौकरी करता रहा, 80,000 लाख रुपए की नौकरी करता रहा, ज़िंदगी गुजर गई। 60 साल की उम्र में आके मुझे पता चला मैं तो पेंटिंग बेहतरीन बनाता हूँ, एक एक पेंटिंग मेरी 10-10 लाख रुपए की बिक रही है, ऐसा शाहकार पेंटिंग बनाता हूँ। ये फ़ायदा, ये जान सकते हैं आप, ये आपके लिए बेटरमेंट, अपनी ज़ात को ये फ़ायदा हो सकता है एस्ट्रोलॉजी बस। लेकिन जी मैं अगर ये जानना चाहूँगा, अच्छा आज फ़र्ज़ करें मैं 26 या 30-35 साल की उम्र में आके मुझे पता चला ओके मुझे बनाने वाले ने क्रिएटिव माइंड दिया है। अब मुझे हम पता है मार्केट में क्या चला होता है, आपको बहुत अच्छा क्रिएटिव माइंड दिया है, आप इस तरफ ध्यान दीजिए। अब मैं पेंटिंग बनाऊँ पैसा कमाऊँ, पेंटिंग बनाऊँ पैसा कमाऊँ, ऐसी पेंटिंग बनाऊँगा बहुत पैसा आएगा, वो भी जलील हो जाएंगी पेंटिंग। पर याद रखिए मैंने बार बार बोला, नॉलेज हासिल करने का पर्पस क्या है। इफ़ उसका बेनिफिट आप तक फ्लो नहीं कर रहा, कचरा है, उसका बेनिफिट आपका मटेरियलिस्टिक है या नफ्स के ज़रिए असर है, ईगो के ज़रिए असर है, इट विल, वो नॉलेज भी आपको तबाह करेगी और आप अपने आप को भी तबाह करेंगे, और जिसको वो नॉलेज बांटेंगे वो भी तबाही की तरफ जाएगा। तो ये सब टीवी में जो चल रहा है ये सब बकवास चल रही है। फलां बैठे हुए लैपटॉप लेके, अच्छा जी बहन फ़ोन आया था, वो जी मैं अगले साल वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा जी, ना बहन नाम पंचतन पाक के सद के लग जाएगा, और मैं मेरा हिसाब बता रहा है राहु कीटू सही होने वाले हैं आपके, हो जाएगा। भाई ये क्या चल रहा है, ये नहीं है इसका काम। हमने गिरा दिया, हमने इसको कचरा कर दिया, इस इल्म को भी कचरा कर दिया और अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी कचरा कर दिया। ना कुरान इस जहालत की बात कर रहा है, वो ग्रेटनेस की बात कर रहा है, वो रेफ़र कर रहा है, रिलीजन्स रेफ़र कर रहे हैं, हिस्ट्री को पढ़िए, ग्रेट्स को पढ़िए, वो कुछ और, वो सब कुछ इशारे कुछ और, हम कुछ और तरफ जा रहे हैं। ये हमारी बदबख्ती है और किसी की नहीं है। आई थिंक दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। अगर आप लोग, अच्छा बिफोर आई से दिस स्टेटमेंट गौर से सुनिए, खुल के सवाल कीजिए, नथिंग लेफ्ट, दिल में जो आ रहा है, जो गरजता, जो कभी सवाल एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, खुल के कीजिए, मैं खुल के जवाब दूंगा। तो जी हुजूरी में या अदब में या डर में या खौफ में चुप मत रह जाइएगा, जो भी कभी जहन में सवाल रहा है वो कीजिए। नाउ आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी बेटा पूछिए। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी उससे देखें तो हम दुनिया का टाइम वगैरह चलता है मंथ्स का, वो सन की रोटेशन से लेते हैं, लेकिन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो चांद से लेते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया उन्होंने भाई, सवाल बड़ा काम का है। ये कहते हैं जब वेस्ट जब इन मैकेनिज्म को स्टडी करता है तो वो सारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन सन को बनाता है कि दुनिया, हमारे मंथ्स जो कैलकुलेट होते हैं, अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द कितने अरसे में घूमी, इतने डेज, इतने मंथ्स, और सारे मंथ्स भी उसी से, ईयर भी उसी से कैलकुलेट होता है। वेर इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग में हम देखते हैं कि हम लोग मून से चीज़ों को, चांद, और हमारे अंडरस्टैंडिंग में होती है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क है कि मैं इस चीज़ को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रख के सब चीज़ें कैलकुलेट कर रहा हूँ, और इस्लाम जो इस चीज़ को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रख के सब चीज़ें कैलकुलेट कर रहा है, तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या आएंगे, फ़र्क है। इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग विद रेफरेंस टू मून कैलकुलेटिंग एवरीथिंग ज़्यादा सेंसिबल है, हमारे फ़ायदे की। मैं नहीं कह रहा ओवरऑल बेहतर है। देखें इस्लाम ग्रेटेस्ट मज़हब इसलिए है, और उसकी ग्रेटनेस इसलिए कि उसकी जब रियलिटी को, जो आपकी तलक ली जो ग्रेटेस्ट हिस्ट्री में जो एस्ट्रोलॉजर्स गुजरे ना, वो मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर्स हैं। क्यों? इस्लाम की ग्रेटनेस ये, जब उस पर वो चांद पर रख के उन्होंने सारी जो कैलकुलेशन ईजाद करना शुरू की, उससे ज़्यादा प्रिसाइज, ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल कैलकुलेशंस हमें समझ में आने लगी। अच्छा, तो क्या सन पे रख के जो कर रहे हैं वो गलत है? नहीं, वो अपनी, इट्स जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट। एक बात, मैं किसी चीज़ को रेफरेंस रख के मैं इस रोस्ट रूम को देख के इस पूरे लेक्चर को समझना चाहूँ, ये गलत बात है। मैं वसीम से गुफ्तगू करके इस लेक्चर का ऐसा नहीं कि भाई किस किस्म के लोग इस लेक्चर में आते हैं तो क्या मयार होगा इस लेक्चर का, या मैं सिर्फ इस कमरे की अरेंजमेंट देख के इस लेक्चर को समझ, बस ये रेफरेंसिंग पॉइंट है। इस्लामिक इज़ फार मोर बेटर, ज़्यादा रेलिवेंट। क्यों? वो इट रेफर्स टू माइंड। अच्छा, दूसरा क्यों कि चांद को देख के हमारे सारे इस्लामिक डेट्स और सारे टाइमलाइन इसलिए चलते हैं कि जब इस्लाम का एडवेंट हुआ इस दुनिया के अंदर, तो चांद से चीज़ें मार्क की जाने लगी, और चांद जो है वो सेटेलाइट का काम करता है। आपको पता है अर्थ का सेटेलाइट है। चांद से चीज़ें ट्रेस करना ज़्यादा आसान होती है, रेलिवेट करना ज़्यादा आसान होती है, एनर्जीज़ को पकड़ना भी ज़्यादा आसान होता है। इसलिए सूरज देख, एक मिनट सब छोड़ दें, नेकेड आई से सूरज को देख सकते हैं, वो गंदे हो गए। चांद ज़्यादा ट्रेसेबल होता है, उसकी मूड्स भी ज़्यादा अच्छे पकड़े जा सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट, मूवमेंट ज़्यादा, और उसको नेचुरली कहते ही हैं। और चांद, साइंस मानती है कि मून का पर्पज़ एक ही नज़र आता है हमें, वाई मून, क्यों चांद ज़मीन के इर्द गिर्द क्यों घूम रहा है, उसको किस कुत्ते ने काटा, जाके घूमो उसके इर्द गिर्द, क्या उसको मौत पड़ी?
कुरान चीज़ के कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी हैं ये चीज़ें, ये तुम्हारे रेफरेंस के लिए, तुम्हारे इस्तेमाल के लिए। और चांद का बेस्ट पर्पस क्या है? सैटेलाइट है मून अर्थ का। अर्थ किस तरह बिहेव कर रही है मून को देख के पता चल जाती है उसकी पोजीशनिंग। हम अपने अर्थ की पोजीशन को चांद को देख के रिलेट करके जानते हैं एक्चुअली। आपको कैसे पता? आप अगर यहाँ शाम में खड़े हों और सामने मून नज़र आ रहा है, आपसे पूछा जाए बताओ सूरज किधर है, आप यूँ बता देंगे। अगर चांद आधा है और इस तरफ से पूरा गोल है और इस तरफ से फेडेड आउट है, इसका मतलब इस तरफ से रोशनी पड़ रही है ना, तो सूरज इधर है आपके लेफ्ट साइड। तो मून एक्ट्स एज एन सैटेलाइट। ये तो मैंने बहुत बेसिक बताई, और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, माइंड के बिहेवियरल पैटर्न्स क्या होते हैं। मून की इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि वो 28 से 29 दिन का चांद होता है, साइकिल पूरा करता है। मून जो होता है हर 2.5 डेज 2-3 डेज अप्रॉक्सीमेटली एक कॉन्स्टलेशन में स्टे करता है, यानी कि 2.5 से 3 दिन एक साइन के अंदर मून स्टे करता है, और एक साइन उसके बाद वो अपना घर बदल लेता है, यानी कि साइन बदल लेता है। विच मीन्स आपकी जो मेंटल जो मूड स्विंग्स हैं, मेंटल जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, वो 2.5 दिन तक कांस्टेंट रहते हैं, फिर दूसरे में शिफ्ट हो जाते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि 2.5 दिन आपका, 2.5 से 3 दिन आपका माइंड एक जैसा चलता है। कभी कभी आपको लगता है 2 दिन में बहुत बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फिर 2.5 दिन बाद सब गंदे होगा, बैठ गए, कुछ नहीं आ रहा, वो ये जो चल रहा है चलने दो। अच्छा, जब 14वीं का चांद करे 2.5 दिन बाद, छोड़ो, मैं हूँ, दोस्त हूँ, आग जल रही हो, बैठे हुए चाय पी रहे हो, तिक्के बन रहे हो, हो मज़ा आ रहा है। ये क्या है? ये एस्थेटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म है, जो मून की एनर्जी आपको पुल कर रही है। शादीशुदा है तो आप बेगम आइए, हम हाथ में हाथ डाल के समंदर पे चलते हैं टहलने। आज मैं आपको रोमांटिक डिनर कराता हूँ एंड कैंडल लाइट, बच्चों को नानी के घर छोड़ देते हैं। अच्छा, आप कोई अलोन पर्सन है और आपको लिखने का शौक है, तो बड़ी अच्छी आमद हो रही है, उफ क्या क्रिएटिव राइटिंग हो रही है आज मेरे साथ। ये क्या है सारा? वाई इट गोज़ ऑन चेंजिंग, ये इफेक्ट्स सारे होते हैं। अब सवाल ये कि इतने चीते बन जाइए कि इन इफेक्ट्स, या तो इन सब की कैलकुलेशन जान लीजिए, इल्म हासिल कर लीजिए, या अपने आप को इतना एलिवेट कर लीजिए कि आप, सुनिएगा मैंने क्या जुमला बोला था, मून को देख के हम अर्थ की पोजीशनिंग जानते हैं, इसलिए मून। या तो आप इतने चीते बन जाइए, इतने लेवल पे एलिवेट हो जाइए कि आपकी ज़ात पर जो इफेक्ट आ रहा है उससे रिवर्स कैलकुलेट कर लेंगे आसमानों में क्या हो रहा है। इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, ये सूफिया का लेवल है, ये औलिया का लेवल। अपनी ज़ात पे इफेक्ट्स देख के आसमानों में क्या हो रहा है ये बता देंगे। आपके अंदर कायनात क्यों कहा था अल्लाह, तुम्हारे शहर से करीब हूँ, कायनात तुम्हारे अंदर है, जिसने खुद को पहचाना उसने रब को पहचाना, ये सारी चीज़ें उसी तरह रेफर कर रही। मैंने अपनी कैफियत देख के बता दिया कि भाई फला से तारा रेट्रो हो रहा है, और आपने चेक किया वो रेट्रो निकला। ये लेवल है लोगों का, दुनिया में ऐसे लोग हैं। और कोई सवाल? सब कन्फ्यूजन पूछ लीजिए जी। दोनों के इंटरचेंजेबल नाम है, दोनों कहा जाता है। इन जनरल हमें बचपन से अपने माशरे में ही सुनने को मिलता है, मुझे भी सुनने को मिला कि जी ये हदीस कोट की जाती है, बिल्कुल सही आपने रेफ़र किया। और तो मैं तो 34 आयतें रेफ़र कर दी। एक बात, कुरान ऑथेंटिक है आज तक 1400 साल से, वो फ़िल्टर या ऑल्टर नहीं हुआ, उसकी चेंजिंग पे हम डाउट नहीं कर सकते, वो ओरिजिनली वैसा का वैसा कंसीव्ड है, हमारे पास है। हदीस पे ये गारंटी नहीं लेता। एक तो ये पॉइंट हो गया, हदीस माइट बी रॉन्ग, सरकार जो कह रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता, उनके नाम से गलत कहा गया ये हो सकता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, कॉमन सेंस लगा के देखिए, जो मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दी उसके बाद क्या आपको कुरान की आयत और अपनी जगह रिस्पेक्टेबल है, लेकिन लॉजिकल प्लेन पे जो हमने अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद कोई रेफरेंस चाहिए हमें समझने के लिए कि ये क्या हो रहा है। कॉमन सेंस लगा रहा हूँ ना, मैं सिंपल बता रहा हूँ, सूरज की इफेक्ट आ रहा है उसको मान रहे हैं आप, मैं कह रहा हूँ वो फला सितारे का आ रहा है उसको नहीं मान रहे। चांद के आप इफेक्ट से रोमांटिक हो रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मर्क्यूरी के कम्युनिकेशन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, वो नहीं मान रहे। ये हमारे अंदर खुद पोलैरिटी आ गई ना, ड्युअलिटी, हम नॉलेज को उस लेवल तक समझ, लेकिन जो लोग समझते हैं जैसे आप लोग हैं वो अंडरस्टैंड समझने लग जाते हैं। एक तो ये बात हो। दूसरा, तीसरा, ये जो कोट कर रहे होते हैं ज़रा गौर कीजिए, ये सारे वो लोग होते हैं जो नॉलेज में लिमिटेड होते हैं। जब तक मैंने ये सुना था और मुझे इतने अंडरस्टैंडिंग का लेवल, तो मैं भी ये समझता था, मेरी कॉमन सेंस और लॉजिक यही कहती थी यार कैसे हो सकता है कोई सितारे का इफेक्ट, बेवकूफ़ बात, एस्ट्रोलॉजी, सितारा वहाँ बैठा हुआ इतनी दूर मुझे इफेक्ट कर रहा है, हाउ इज इट? तुम्हें पढ़ा ना, जलील हुए, साइंस पढ़ी, फिलोसफी पढ़ी, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ पढ़ यार बात तो सही कह रहे हैं, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो
जो अगर इंसान हमें कोई मुझे मिलता है वो बोलता है जी मैं नहीं मानता, मैं कहता तो काबिल इज्जत है भाई आपकी सोच, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी ऐसा था भाई, जब जो ला इल्मी जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी कहा गया है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम कहा गया। ला इल्मी, अगर कोई ला इल्म है और वो आपको आप कन्विंस हैं, आपको समझ में आ गया, मेक सेंस, आगे समझ, लोग क्या कह रहे हैं वो उसके चक्कर में तुम्हें पढ़ना था। आई होप दिस सर्व आंसर टू योर क्वेश्चन। और इल्म नजूम और इल्म फल्कियात दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं। नजूम भी सितारों के झुरमट को कहते हैं, फलक फल्कियात फलक से निकला आसमान, द स्टडी ऑफ हेवन्स एंड स्काइज और द स्टडी ऑफ स्टार्स, दोनों इंटरचेंजेबल टर्म है। इंग्लिश में उसको एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। डोंट कन्फ्यूज इट विद एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मटेरियल साइंस का इल्म है जिसके अंदर साइज एंड बिहेवियर ऑफ प्लैनेट स्टडी किया जाता है, साइज और उसके स्टैटिस्टिक्स को। अर्थ का डायमीटर कितना बड़ा है, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, कितना डिस्टेंस है उसका सन से, सारा स्टैटिस्टिकल डाटा जितना भी स्टडी किया जाता है वो एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी एक मटेरियल साइंस है और एस्ट्रोलॉजी एक सूडो साइंस है, वो मटेरियल साइंस नहीं है, उसमें स्टैटिस्टिकली स्टडी नहीं किया जाता, उसमें द क्वालिटी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टार्स, skies and planets on humans and different other planets and objects, इसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, द क्वालिटेटिव इफेक्ट। ठीक है जी, और कोई सवाल? अगर मैं आप लोगों की जगह तो मैं 150 सवाल करता, कोई कन्फ्यूजन नहीं छोड़ता। अगर ज़िंदगी में कोई रहेगी तो पूछ लें, तो पता नहीं मौका मिले ना मिले, और मिल भी क्या तो मैं जवाब दूँ ना दूँ। नो मोर क्वेश्चंस? जी बेटा। पढ़ने कुछ स्टार्स पे कहते हैं कि इस तरह से रिलेशनशिप ब्रेक डाउन होते हैं और बिजनेस में मतलब ये काफ़ी नेगेटिव उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन अगर हम इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जो अशरफुल मखलूक़ात बनाए अल्लाह ने, तो वो तो इतना केपेबल उसको होना चाहिए कि उसके ऊपर ये नेगेटिव असरात नहीं हो या वो उन पर काबू रख पाए। तो अगर नॉर्मल इंसान के उस पर देखें तो हमें तो इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन अगर हम उस तरह से देखें स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे अंदर इनकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। होती है कुछ लोगों के अंदर जो इन इफेक्ट से निकल जाते हैं, जिनको हम कामिल इंसान कहते हैं। कौन लोग होते हैं? याद है मैंने पहले लेक्चर में कहा था जिनकी माइंड, बॉडी एंड सोल हार्मोनाइज हो गई। क्या मतलब हुआ? उनका सन, मून और अर्थ तीनों इफेक्ट जो है वो न्यूट्रलाइज, उन तीनों से फारिग हो गए। यानी कि जो भी इफेक्ट अर्थली उनकी बॉडी पे आ रहे हैं वो उन पर इफेक्ट नेग्लिजिबल हो गए, उन पर असर नहीं कर रहे। या जो भी मून के इफेक्ट आ रहे हैं उनके, अच्छा 14वीं का चांद है वो पागल नहीं हो रहा होगा, वो इंसान वो नॉर्मल बैठा होगा, सुकून का समंदर बन के बैठा होगा। सूरज जो है वो फुल गर्मी आवो ताप पे मारा, लेकिन उसकी रूह में बेचैनी नहीं होगी, वो सुकून में बैठा होगा। ये वो एलिवेटेड लोग हैं। ये कौन लोग हैं? ये खुद प्लैनेट बन चुके हैं, ये खुद इफेक्ट बन चुके हैं। एक तो ये टाइप के लोग हैं। ठीक है जी। दूसरा आपने कहा जैसे रेट्रोगेट होता है उसके असर क्यों आते हैं, मैं एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूँ। अगर रेट्रोगेट आप जानना चाहते हैं, रेट्रोगेट इज़ लाइक सूरज के इर्द गिर्द अर्थ रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है। अर्थ तो घूम रही है, साथ में मर्क्यूरी भी घूम रहा है आगे से। अब एक इमेजिन करें आप अर्थ हैं और बराबर वाली गाड़ी में एक मर्क्यूरी जा रहा है। ठीक है, आप दोनों जा रहे हैं, सूरज के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो बराबर वाले की स्पीड तेज़ है क्योंकि उसका चक्कर छोटा है, तो वो आता है जुक तेज़ी से निकल जाता है, आप एक घूम के आते हो तेज़ी से निकल जाता है। लेकिन इस पूरे चक्कर में, इस ट्रैक के अंदर एक टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है जहाँ आपकी स्पीड तेज़ हो जाती है, उसकी स्पीड स्लो होती है बिकॉज ऑफ द टर्निंग। तो इट अपेयर्स आप तेज़ जा रहे हैं, आप क्योंकि तेज़ जा रहे हैं तो ऐसा लगता है दोनों, जब दो गाड़ियाँ साथ चल रही होती है ना और एक की स्पीड बढ़ती है तो दूसरी, जिसकी स्पीड बढ़ी होती है उसको क्या इफेक्ट फील हो रहा होता है कि दूसरी वाली पीछे जा रही है, हालांकि वो जा नहीं रही होती। इसकी स्पीड ऐसे बढ़ रही है पैरेलल, दूसरे वाले, इसको कहते हैं रेट्रोगेट इफेक्ट। तो एक टाइम ऑफ 3 दफ़ा साल में, 3 से 4 दफ़ा ऐसा पीरियड आता है 6 से 8 दिन का, जब अर्थ प्लैनेट की स्पीड जो आती है वो सूरज के इर्द तेज़ हो जाती है और मर्क्यूरी की स्लो हो जाती है। तो मर्क्यूरी अपेयर्स टू बी मूविंग बैकवर्ड, वो लगता ऐसा है कि पीछे जा रहा है। तो अब दो चीज़ें ऐसे बढ़ रही हैं, दो गाड़ियाँ साथ बढ़ी, मैं उस पर पानी फेंक रहा हूँ, समझ लीजिए ये इफेक्ट है। तो एक टाइम आया कि गाड़ी मेरी तेज़ हुई और दूसरे लिए पीछे होने लगी। अब वो गाड़ी अभी भी मुझ पर पानी फेंक रही है। तो अब पानी पड़ने के जो इफेक्ट होंगे वो ड्रैगिंग इफेक्ट आएंगे, मेरे पास पुल होते हुए इफेक्ट आएंगे, हर कुछ इन्वर्स होता हुआ नजर आएगा मुझे, इन्वर्स भी। तो रेट्रोगेट इफेक्ट इसको कहते हैं। तो जब भी कोई प्लैनेट रेट्रोगेट होता है ना, तो अर्थ पे खड़े होकर देखने वालों को ऐसा लगता है कि वो उल्टा चल रहा है, इसको कहते हैं रेट्रोगेट इफेक्ट। और जब वो रेट्रोगेट होता है तो उसकी जो एनर्जीज होती हैं किसी भी प्लैनेट की, या किसी भी स्टार तो रेट्रोगेट नहीं तो प्लैनेट होते हैं, तो उनकी एनर्जीज भी होती हैं, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं। तो अब फिर ये अगर आप एस्ट्रोलॉजी को हम डीप स्टडी करेंगे कमर्शियल साइड को, तो मर्क्यूरी की जो पावर है प्लैनेट की, वो अर्थ पे क्या इफेक्ट लाती है, वो अर्थ की कम्युनिकेशन को रूल करती है। आई डिड नॉट बिलीव इट एट ऑल। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ।
मुझे ये बताया गया जिनसे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी या सोबत में बैठ के इल्म हासिल किया, सीखी वीखी तो नहीं, कमर्शियल साइड वो तो बच्चा चीज़ है बिल्कुल, कि जिसका भी मरकरी स्ट्रांग होता है ना बर्थ चार्ट में, वो बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, कम्युनिकेटर होता है। मुझे नहीं पता था, बिलीव भी नहीं था, समझ बाढ़ में गए सब बकवास लेकिन जब ये चीज़ें समझ में आने लगी तो कीड़ा काटा, फिर अपना भी बर्थ चार्ट बनाया। पता नहीं 17 डिग्री पे, पता नहीं कितने डिग्री पे मेरा मरकरी जो है ना वो मेरे बर्थ चार्ट के अंदर एक ऐसे हाउस के अंदर जो कि सपोर्ट करता है स्पीकिंग पावर। एंड देन आई रियलाइज़ कि वाई एम आई गुड एट स्पीकिंग। तो रेट्रोगेट का तो समझ में आ गया, फिर हमें स्टडी करना पड़ेगा वो प्लैनेट्स की एनर्जी फ्लोज किस तरह करती हैं। अच्छा, अगर आप एलिवेटेड फॉर्म में आ गए, यानी कि आप एक सच्चे मुसलमान और मोमिन हैं, अल्लाह से कनेक्टेड हैं, बुलंदो बाला आपकी शख्सियत हो चुकी है, यानी कि आप रूहानी तौर पे एलिवेटेड हो चुके हैं, आप रूह में क़याम करते हैं, गैब से आपका राब्ता है और मखलूक पर आपका तसव्वुर है, यानी कि आप एनलाइटेंड पर्सन बन चुके हैं, तो आप इन अदर वर्ड ऐसी एनर्जी बन चुके हैं दुनिया के अंदर कि आप खुद एक चलते फिरते प्लैनेट हैं, आप दूसरों को एनर्जी देते हैं। उसकी फिर एक अलग मैकेनिज्म है स्पिरिचुअल स्टडी के अंदर, वाई एम आई सेइंग कि ऐसा शख्स खुद प्लैनेट बन चुका है, उसकी एनर्जी जो है वो दूसरों को एनर्जी देती है, या उस पर जो प्लैनेट्स की एनर्जी आती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, या एक समझिए मिरर बन गया, जो रोशनी आएगी वो रिफ्लेक्ट कर देगा, उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो ऐसे लोग भी होते हैं और ऐसे लोग सलाहियत आप बन सकते हैं। इस काम के लिए फ़ायदा उठाना चाहिए ना इस इल्म से, कि भाई मुझे एस्ट्रोलॉजी समझ में आई, अब मुझे इसमें ये पता चला कि मैं कैसे बेहतर इंसान बन सकता हूँ, मेरी शॉर्ट कमिंग क्या है, कहाँ मेरे अंदर लालचीपन है वो मैं उसको ख़त्म कर लूँ, ये जो भी मेरी नफ्सियाती जुल्मतें हैं, नफसानी जुल्मतें हैं, उनको ख़त्म कर लूँ ताकि आई कैन बी एन एलिवेटेड पर्सन, ज़िल्लत से फारिग हो जाऊँ ना। एस्ट्रोलॉजी के इम्पैक्ट अगर आपके ऊपर हो रहे हैं एनर्जीज़ के, तो इट मीन्स कि यू आर अंडर प्रेशर, या आप एक आम इंसान है, और जो इंसान एनलाइटेंड हो गया या एलिवेटेड हो गया वो खुद एस्ट्रोलॉजी के लॉज से भी बाहर चले जाता है, वो खुद प्लैनेट बन जाता है, सैयारे। मैं एंड इस आपकी बात को ऐसे करूँगा, खलील जिब्रान का आपने नाम सुना है, बहुत बड़े फ़िलासफ़र गुजरे हैं, उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोड बना था कि जब से दुनिया में आखिरी प्रॉफिट आए, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो चलेगा दुनिया से बशरी तौर पर, तब से अब तक दुनिया का सारा निज़ाम सितारों और सैयारों के सुपुर्द है। एंड ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर ऑफ हिज टाइम। कि सोचे किस तरह बोल के जा रहा हो, अजीब सी बात। ये नहीं उसने बोला एस्ट्रोलॉजी पढ़ो, ये नहीं, उसने इशारा दिया कि जब से प्रॉफिट चले गए, इनकी ग्रेटेस्ट एनर्जी इस दुनिया से चली गई, तो अब कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सारी एनर्जी मैकेनिज्म, कौन संभाल रहा है प्रॉफिट में, तो ये सारे सितारे और सैयारे संभाल। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने इशारे दी, इस पर बात की।